जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, हमारी परिचर्चा आपसे यूपीएससी 2025 को ध्यान में रखते हुए विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस की प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए हम आपसे टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब तक हमने दृष्टि आईएएस के 8 टेस्ट जीएस के कंप्लीट कर लिए हैं, 3 टेस्ट सीसेट के और 3 ही टेस्ट करंट अफेयर के। वहीं ये विजन आईएएस का टेस्ट संख्या 7 है और इसका पार्ट 1, जी हाँ पार्ट 1 हमने आपसे चर्चा का बिंदु बना लिया है, जिसमें हमने 1 से 50 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, विजिट कीजिएगा और उसको देख लीजिएगा। वहीं स्टूडेंट्स, जो बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी के एग्जाम में आप देखोगे 30% करंट अफेयर आता है। उसी करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए हमने पीटी 365 प्रोग्राम भी चला के रखा है, जो विजन आईएएस का है। उसको भी आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें हम विस्तार से आपसे डेप्थ में करंट अफेयर विद आपके बेसिक को एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा है, इसमें आपको अपना अनुक्रमांक भरना होता है। वहीं जीएस में अगर आप गलत क्वेश्चन को पिक करते हैं तो आपके 1/3 क्या होते हैं, मार्क्स उसमें काट लिए जाते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो आपका कोई मार्क्स नंबर नहीं काटा जाता है। हमने लास्ट क्लासेस में आपसे 50 क्वेश्चन तक चर्चा का बिंदु बना लिया था। ये पार्ट नंबर 2 है और अंतिम पार्ट है, इसी में हम इस पूरे टेस्ट को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर था 50 नंबर क्वेश्चन था, आइए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या था, उसको जरा समझिएगा। और क्वेश्चन का आई होप कि आपने इसका आंसर दिया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्हें भारतीय योजनाओं के वस्तुकार के रूप में भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए उत्तरदायी थे? मतलब कि उन्होंने कौन सी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर ए पहली, बी छठी, सी दूसरी और डी 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो आई होप कि आपने इसका राइट आंसर तो कमेंट्स में दिया होगा। चलिए देखिए, ये जो महालनोबिस मॉडल था, अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा मॉडल था, यहाँ पर हेरोडोटस मॉडल था। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना नहीं थी प्यारे बच्चे, आप देखोगे ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें हमने योजनाओं को बढ़ावा देने के साथ साथ इंडस्ट्री सेक्टर और डेवलपमेंट को हमने विस्तार देने का प्रयास किया था, क्योंकि इसी योजना के माध्यम से महालनोबिस के विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने आर्थिक विकास और भारत और विदेशों के प्रतिष्ठान अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित भी किए जाने की सलाह दी थी। यही वो पंचवर्षीय योजना थी जो समाजवादी सिद्धांतों के कटु आलोचक के रूप में देखने के लिए देखे जाते थे। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, जो आप इसका आंसर सी देखते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से विजिबल हो रहा है और मेरी आवाज़ भी ऑडिबल हो रही है। देखिए, निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर क्योंकि ये टेस्ट नंबर मैं आपको बताना भूल गया, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है प्यारे बच्चे। ये जो टेस्ट है ये फुल लेंथ टेस्ट है, जो पूर्ण रूप से इकोनॉमी पर आधारित है, और ये इतना अच्छा सॉलिड टेस्ट है कि इसमें आपका पूरा इकोनॉमी 360 डिग्री रिवीजन हो रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टेस्ट को आप आवश्यक रूप से देखिएगा, अगर आप इकोनॉमी का पूरा कंप्लीट रिवीजन चाहते हैं तो ये टेस्ट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और सफिशिएंट है। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कीजिए। अब 2 स्टेटमेंट हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी अर्थव्यवस्था में कुशल
मौद्रिक नीति संचरण है, मतलब कि कुशल इन द सेंस कि यहाँ पर विस्तारवादी, जिससे कि अर्थव्यवस्था में ग्रोथ बनी रहे। पहला स्टेटमेंट है रेपो दर में कमी से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी आती है। देखो आपने पढ़ा होगा बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, SDF और ALF कॉरिडोर, ये सब आप पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि इनमें RBI कमी कर देगी तो मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। स्टेटमेंट को समझिएगा, ये कह रहे हैं कि रेपो दर में कमी से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में कमी आती है। कमी नहीं आती है प्यारे बच्चे, उससे क्या हो जाता है, जैसे ही रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, CRR, SLR, SDF, LF कॉरिडोर जब आपका कम करती है सर ये RBI, तो उससे क्या होता है, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ जाती है, मतलब कि मुद्रा की आपूर्ति में कमी नहीं वृद्धि होती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है कि रेपो दर में वृद्धि से वस्तुओं की कीमतों में कमी, मुद्रास्फीति होती है। देखो जब रेपो दर में वृद्धि होगी, जब इस रेपो दर में वृद्धि होगी तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बच्चे, मार्केट के अंदर जो मुद्रा की सप्लाई है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। जब भी रेपो रेट जब भी रेपो रेट में आप देखोगे वृद्धि होगी, मतलब कि इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो उस स्थिति में जो कीमत है, जो आप देखोगे वस्तुओं की कीमत में कमी, मुद्रास्फीति नहीं होती है। आप देखोगे इससे डिसइन्फ्लेशन होता है, ये मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये ध्यान में आपको रखना है। रेपो दर में वृद्धि से वस्तुओं की कीमत में कमी, अब जरा समझना, वस्तुओं की कीमत में कमी, ये बात तो सही है, लेकिन इन्होंने यहां पर बोला है कि मुद्रास्फीति होती है। नहीं, मुद्रास्फीति नहीं होती है। जब जब रेपो दर में वृद्धि होगी तब तक मार्केट के अंदर आप देखोगे जो मनी का फ्लो है, मनी का जो फ्लो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि RBI से बैंकों को जो मनी है, जो पैसा है, वो हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। किस पर मिलता है, हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। तो उस स्थिति में बैंक कम पैसा लेते हैं, और जब बैंक कम पैसा लेते हैं तो मार्केट में भी पैसा आप देखोगे लोग कम लोन लेते हैं, और उससे पैसा मार्केट के अंदर क्या होता है, मनी कम जाता है। तो इससे क्या होता है, डिमांड तो क्या हो जाती है, गिर जाती है वस्तुओं की, क्योंकि डिमांड नहीं होगी तो कीमत इस तरह गिर जाएगा। परंतु मुद्रास्फीति नहीं, उससे अपस्फीति होती है, डिसइन्फ्लेशन होता है। ठीक है, डिसइन्फ्लेशन होता है। तो यहां पर आप देखोगे जो दूसरा स्टेटमेंट है, आई होप कि आपको ये चीज़ें पूर्ण रूप से समझ में भी आ रही होंगी। जो दूसरा स्टेटमेंट है बच्चे, ये दूसरा स्टेटमेंट आप देखोगे, दूसरा स्टेटमेंट तो ये मेरे अगर अनुकूल मेरे देखोगे तो ये दूसरा स्टेटमेंट अगर मुद्रास्फीति को कनेक्ट कर रहा है तो गलत है। परंतु अगर आप यहाँ पे इसको कट कर दें, यहाँ से इसको कट कर दें, मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पर है मुद्रास्फीति, इस स्टेटमेंट को यहाँ से इतना हटा दें तो आपका ये दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। तो जो मौद्रिक संचरण नीति की बात करिए, कुशल की बात करोगे, तो अब इसमें आंसर 2 हो जाएगा, मतलब कि बी इसका राइट आंसर होगा। गॉट इट। चलिए, मौद्रिक नीति मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पार्ट नंबर जब बंद करवाया था तो उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताई थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि हरित क्रांति के उपयुक्त में से कितने परिणाम थे। देखो जो हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति कब हुई थी, ये जो हरित क्रांति थी ये हुई थी भारत में 1967 के बीच में। ठीक है, 1967-68 के बीच में आपको हरित क्रांति देखने के लिए मिली। ठीक है, और इससे भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर उत्पादन था, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी थी वो लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ी थी। और जैसे ही वो प्रोडक्शन बढ़ी थी तो आप देखोगे जो किसान थे उनके जीवन स्तर में और ख़ास तौर पर भारतीय खाद्यान्न व्यवस्था में भी सुधार आ गया था। गॉट इट। अब यहाँ पर देखोगे जो हरित जो क्रांति को बढ़ावा देने का जो श्रेय दिया गया है
ठीक है, उनको क्या हुआ है हाल ही में अभी जो 2024 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। Got it? तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है ये कह रहे हैं कि कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, बिल्कुल कृषि का उत्पादन बढ़ा और उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या थी देखने के लिए भारत में मिली, पहला। अब ऐसे क्वेश्चन को वही स्टूडेंट्स ज़्यादा कवर कर पाएगा जिसने खास तौर पर मेंस के लिए प्रिपरेशन की होगी। इट्स क्लियर है नो। रसायनों का अत्यधिक उपयोग, क्योंकि जब आप देखोगे HBYV जब आप हाइब्रिड बीज लेकर के आए थे मैक्सिको से, तो उसमें खास तौर पर हमने रासायनिक कीटनाशकों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दे सके। मोनोक्रॉपिंग हुई, बात सही है, और भूमि जल में कमी आई। आज इसी का परिणाम आप देखोगे पंजाब, हरियाणा, इनके स्तर आपको दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत अधिक मात्रा में इस कृषि के तहत क्या किया था, अधिक मात्रा में पानी का कंजम्पशन किया। तो इसके कौन सा आपसे पूछा है, कितने सही हैं, ठीक है, कितने परिणाम हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहोगे महोदय इसमें चारों इसके परिणाम हैं, ठीक है। ये पेयर वाला क्वेश्चन था, हरित क्रांति के ऊपर था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा है कि सर पीडीएफ जैसे ही क्लास आपको, ठीक है, प्रोवाइड करवाई जा रही है, जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी जस्ट नाउ उसकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, आप चाहें तो वहाँ से विजिट कर सकते हैं, और वहाँ से और भी जो टेस्ट अब तक हुए हैं, लगभग 19 से 20-21 टेस्ट की पीडीएफ पड़ी हुई है, ठीक है, और भी बहुत कुछ है वहाँ पर, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं आपका 53। भारत में सूक्ष्म बीमा। अब देखिए सूक्ष्म बीमा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपका बजट आया है, बजट 2025 का जो है, 25-26 का जो बजट आया है, इसमें खास तौर पर जो बीमा पॉलिसी है, बीमा जो सेक्टर है, इसमें पहले क्या होता था, एफडीआई आप देखोगे 70% आता था, परंतु इसको बढ़ा करके अब 100% कर दिया गया। बीमा सेक्टर में भी अब 100% आपका क्या होगा, जो एफडीआई है वो आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका देखने के लिए मिलेगा। करेक्ट, तो उसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको करंट भी इसका थोड़ा सा कनेक्ट करने का प्रयास करूँगा जितना हो सकेगा। करेक्ट, चलिए देखिए, ये कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच में बीमा कवरेज को बढ़ावा देना है। मतलब कि ये चाहता है कि इससे क्या होगा, जो आपके पिछड़े वर्ग के समुदाय के लोग हैं उनको खास तौर पर इसमें जोड़ा जाए, ठीक है। तो बात एकदम सही है, क्योंकि बीमा एलआईसी कहता है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसे भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। देखो जितने भी बीमा हैं, अगर आप उसकी बात कर लें तो उनको आरबीआई के द्वारा क्या होता है, विनियमित नहीं किया जाता है, बल्कि बीमा को अगर हम देखें तो इसको विनियमित करने की जो संस्था बनाई गई है वो है भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, जिसको इरडा कहते हैं, IRDA, ठीक है। ये खास तौर पर क्या करती है, बीमा को विनियमित करती है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि सूक्ष्म बीमा में सामान्य बीमा पॉलिसियों के साथ साथ जीवन बीमा पॉलिसी भी शामिल हो सकती है। ये बात सही है, क्योंकि लगातार आज आप देखने के लिए आपको मिलेगा कि सूक्ष्म बीमा अधिनियम 2005 का लाया गया था, और उसके तहत इस चीज़ को जो आपके जीवन बीमा है उसको एक साथ तो जोड़ने का प्रयास किया गया था सामान्य बीमा के, क्योंकि स्वास्थ्य, सामान्य घर, उपकरण, व्यक्तिगत दुर्घटना, अनुबंध पशु आदि को जीवन बीमा पॉलिसी के रूप में शामिल करने का प्रयास किया गया था। विनियमन के अनुसार अगर हम देखें, जीवन या पेंशन या स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाले बीमा के उत्पादन में लगभग आप देखोगे 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। भारत में सूक्ष्म बीमा व्यवसाय की बात कर लें तो इसमें मध्यस्थों के माध्यम से रखा गया, जैसे गैर सरकारी होते हैं, स्वयं सहायता संगठन है और सूक्ष्म वित्त संस्थाएं इसके अंदर काम करती हैं। तो यहाँ पर कितने आपसे सही पूछा गया है, ये भी पेयर वाला क्वेश्चन है, बताइएगा कितने सही हैं। तो आपको हो गए 1 और 3 सही है, मतलब कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा, केवल इसमें 2 आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 54। जब लोग किसी ऐसी नौकरी में नियोजित होते हैं जहां उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक ऐसी स्थिति है, और बहुत ही मैंने इस पर कई बार आपसे एक डेप्थ में भी इस पर चर्चा करी है, तो इसका आंसर आप दोगे। मैंने आपको एक एग्रीकल्चर वाला बताया कि नहीं,
एक आपको एग्रीकल्चर वाला बताया था कि जैसे मान लीजिए ये एक 2 एकड़ की भूमि है, ठीक है, और इसमें 4 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये 4 व्यक्तियों को रोजगार दे रही है, ठीक है। वहीं मान लीजिए कि इसमें 4 व्यक्ति और आ जाएं, कितने व्यक्ति, 4 और आ जाएं, क्या इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी? नहीं। क्या अब ये 8 व्यक्तियों को प्रॉपर रोजगार दे सकेगी? नहीं। तो भूमि वही है, व्यक्ति बढ़ गए, नंबर ऑफ ह्यूमन, नंबर ऑफ डिजिट बढ़ा, परंतु प्रोडक्टिविटी नहीं, एग्रीकल्चर लैंड नहीं, और 2 एकड़ ही भूमि रही। तो इसमें कौन सा प्रभाव आप देखोगे नहीं पड़ता, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? क्योंकि वो अनुपस्थित रहेगा, ठीक है। नौकरी नियोजित होती जहां उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई प्रभाव ही नहीं। तो बताइएगा ऐसी स्थिति को किसके नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, मैंने आपको रिकॉल भी करा दिया है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ आपको अभ्यास दे के रखे हैं जो सैन्य अभ्यास हैं और सम्मिलित राष्ट्र हैं, जैसे टाइगर ट्रायफ भारत और अमेरिका, डस्ट लिक भारत और उज्बेकिस्तान, लमितिये भारत और सेल्सियस। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? बताइएगा। 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू? चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए जो टाइगर आप देखोगे ट्रम्प की बात कर ले, टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच में ही एक तरीके से सैन्य द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में जाना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि इसमें सशस्त्र सेनाओं और तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना, ये जो टाइगर ट्रम्प है इसमें आप देखोगे थल, वायु, जल, ये तीनों सेनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो पहला सही है। आपका जो डस्टलिक है, अगर हम इसकी बात कर लें, ये भी एक सैन्य अभ्यास है, उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है, ठीक है। इसमें एक शहरी परिवेश आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित रूप से इसको रखा गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। जो आपका ये जो डस्टलिक एक वर्ड है, ये उज्बेकी वर्ड है और इसका मतलब होता है दोस्त, ये भी ध्यान में रखना। तो दूसरा भी आपका सही है। तीसरा है आपका जो लमितिये, ये भारत और सेल्सियस के बीच में होने वाला अभ्यास है और खासतौर पर ये 2024 में ये अभ्यास हुआ था, सैन्य अभ्यास है, ठीक है। ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसमें आतंकवाद विरोधी और समुद्री डकैती, खासतौर पर समुद्री सुरक्षा अभियानों को केंद्रित करता है। इन सब के अलावा मित्रता और सहयोग की भावनाओं को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो तीनों बातें यहाँ पर सही हैं, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध स्थापित करता है? पार्ट नंबर 1 अगर नहीं देखा है ना, तो आपसे कई क्वेश्चन इसके यूं ही छूट जाएंगे, क्योंकि मैं वहाँ पर आपको बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में चीज़ें करवा चुका हूँ, ऐसी मुद्रास्फीति हुई, बेरोजगारी वगैरह, ठीक है। और ये तो सारे करवा चुका हूँ, इस पर तो मैच द फॉलोइंग वाला एक क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ। देखिए आइए इसको समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लाफर वक्र, बी फिलिप्स वक्र, सी लॉरेंस वक्र और डी कुजनेट्स वक्र। बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। देखिए जरा इसको समझना है बच्चे, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलिप्स वक्र। ये जो फिलिप्स जो आपका कर्व होता है, फिलिप्स जो वक्र होता है, ये इस चीज़ को क्या करता है, प्रकाशित करने का प्रयास करता है। मान लीजिए कि यहाँ पर है अनएम्प्लॉयमेंट्स रेट, अनएम्प्लॉयमेंट्स रेट है इधर, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 है, ये इस तरीके से कुछ नंबर हम कर लेते हैं, और यहाँ पर है इन्फ्लेशन, यहाँ पर भी कुछ नंबर हम कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, ये कहते हैं कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, समझना, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी बेरोजगारी दर क्या होगी, कम होती चली जाएगी। इनका कहने का तात्पर्य ये रहता है, ये इस चीज़ को दिखाने का प्रयास करते हैं कि जब जब आपकी बेरोजगारी, आप देखोगे इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे बेरोजगारी दर कम होती चली जाएगी। ये होता है आपका फिलिप्स वक्र। लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या, क्यों ऐसा क्यों होता है? फिलिप्स महोदय का कहना है कि सर ये ऐसा इसलिए होता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन का बढ़ना होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी का बढ़ जाना, मतलब कि मनी का बढ़ जाना, तरलता का बढ़ जाना, पैसे का बढ़ जाना। लोगों के पास में पैसा जाता है तो डिमांड होती है, और जब डिमांड होती है किसी वस्तु या सेवा की तो उसका प्रोडक्शन होता है,
और जैसे प्रोडक्शन अधिक होता है तो लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। ठीक है, लोगों को रोजगार मिलता है, और जब लोगों को रोजगार मिलता है तो यहीं से लोगों की आय बनती है, यहीं से सेविंग निकलती है, और यहीं से उनका एक्सपेंडिचर भी निकलता है। तो ये इनका मानना है। परंतु आज वर्तमान की स्थिति ऐसी आपको देखने के लिए मिल रही है, स्टेग इन्फ्लेशन, मतलब कि जीडीपी के नंबर भी आपके कम रह रहे हैं और इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई होप कि आपको चीज़ें अगर पसंद आ रही हैं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठोको स्टूडेंट्स दबा के, क्योंकि आपके लाइक से क्या होगा, ये वीडियो दूर तक स्टूडेंट तक जाएगी, जो स्टूडेंट्स तक पता नहीं है अभी तक, ठीक है, अभी तक वंचित हैं इस वीडियो से, वो 10,000 रुपये की टेस्ट सीरीज नहीं ले सकते हैं, ठीक है, और डबल टेस्ट सीरीज नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी, आपके लिए तो हो ही रही है। ठीक है, तो जितना हो सके पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मैं आपसे कोई रुपया नहीं लेता हूँ, सारी चीज़ें मोल लेकर के आपको फ्री में उपलब्ध करा रहा हूँ, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है, आपका ये कर्तव्य है कि जितना हो सके इसको लाइक तो करते रहें, कमेंट्स भी आवश्यक रूप से करें, और ये जरूर बताएं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आपके राइट होते हैं। अभी तक मैंने आज चेक किया था, किसी भी स्टूडेंट्स का कोई इस पर जवाब नहीं आया है। मुझे नहीं लगता, जो पुराने स्टूडेंट्स थे पता नहीं कहाँ हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो वीडियो देखते हैं तो पता नहीं वो कमेंट्स भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जैसे दीक्षा, गोलू, ठीक है, और रूबी, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स के नाम मेरे को याद हैं, तो वही हैं, बाकी के पता नहीं स्टूडेंट्स किस तरीके से इस चीज़ को ले रहे हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी अच्छे वे में आपको गौर करवा रहा हूँ, तो मैंने देखी हैं यूट्यूब की वीडियोस, तो नहीं करवाते, वहाँ पर क्वेश्चन को बता देते हैं, एनालिसिस नहीं करते, बस खत्म, या फिर 10 क्वेश्चन करवा देंगे पूरे 2 घंटे। तो मैं उसके साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें देता हूँ। चलिए, प्राय सूर्यों में रहने वाला पद आप देखोगे डॉक्सिंग। ये डॉक्सिंग मुख्य रूप से किससे संबंधित है? देखो, डॉक्सिंग बर्ड क्या है, एक तरीके से आप देखोगे ये जो डॉक्सिंग बर्ड है, ठीक है, ये इकोनॉमी से तो रिलेटेड है ही, लेकिन किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर है ऑनलाइन हैकिंग के विरुद्ध साइबर सुरक्षा उपाय से, बी सुरक्षित संचार के लिए इनक्रिप्शन तकनीकी विकास से, सी कॉपीराइट सुरक्षा के विविध प्रक्रियाओं से, और डी इंटरनेट पर व्यक्तिगत या निजी जानकारी के अनाधिकृत साझाकरण से। बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। देखिए, डॉक्सिंग जो वर्ड है स्टूडेंट्स, ये खासतौर पर क्या है, ये इंटरनेट पर जो व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन और प्राइवेट जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके एक साझाकरण को रेखांकित करने का प्रयास करता है, ठीक है, सोशल मीडिया पर खासतौर पर। और इसमें पब्लिक डेटाबेस पर शोध करके, हैकिंग करके, या फिर सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से भी इसको किया जा सकता है, तो इसकी हैकिंग भी होती है। और डॉक्सिंग पद खासतौर पर ड्रैपिंग डॉक्स वाक्य से उत्पन्न हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इट्स क्लियर है नो? चलिए, खासतौर पर ये दृष्टिकोण उपयोग पर हमला करने के लिए किया गया है, इसका हैकर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन है आपका 58। मैं यहाँ से इन चीज़ों को थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि आपको कोई क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत ना हो। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एस्प्रे योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र की स्थापना करना, बी कृषि क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी और इन्फ्यूवेशन केंद्र स्थापित करना, सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई सेक्टर्स का पंजीकरण करना और मान्यता देना, डी अवसंरचना के विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। तो वीडियो को पोस्ट करके बताएं एस्पिरेयर जो आपकी योजना है वो किससे रिलेटेड है। आई होप कि आपने इसको करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये कृषि उद्योग और उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए एक तरीके से टेक्नोलॉजी है। ये क्या करेगी? इनक्यूबेशन केंद्र को स्थापित करने का प्रयास करेगी। इससे खासतौर पर नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। इन सब के अलावा छोटे बड़े स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा, जिसके तहत प्रौद्योगिकी केंद्रों को इन्क्यूबेटर्स के रूप से नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें लिविंगहुड बिजनेस इनक्यूबेटर्स लाए जाएंगे LVI से, और टेक्नोलॉजी बिजनेस को भी बढ़ावा दिया जाएगा TVI से। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। योजना के उद्देश्य की बात कर ली जाए तो इसमें खासतौर पर नए रोजगार को सृजित करना, बेरोजगारी में कमी लाना, भारत में उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देना, जिला स्तर पर जमीनी और आधिकारिक विकास करना, अपूर्ण सामाजिक आवश्यकताओं के लिए नवाचारी व्यावसायिक समाधान की सुविधाओं को भी प्रदान करने के लिए इसको लाया गया। इन सब के अलावा सूक्ष्म जो लघु उद्यम, ये इन सबको भी एक साथ पंजीकृत करने का प्रयास करेगा, मतलब कि एक साथ जोड़ने का प्रयास करेगा। इस तरीके से इसको लाया गया है।
तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन है आपका 59। बताइएगा क्वेश्चन को राइट आंसर क्या है। देखिए ये कह रहे हैं कि जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क मतलब कि CTCN के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2014 अप्रैल समथिंग, अप्रैल में 2014 में ये चर्चाओं में रहा। 14 में नहीं, सॉरी 24 में, ठीक है। ये 19 अप्रैल आया मेरे को याद, 19 अप्रैल 2024 में ये आप देखोगे चर्चाओं में रहा था, ठीक है, जलवायु केंद्र नेटवर्क, ठीक है। और क्योंकि इसको 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब देखिए क्या है ये, पहला स्टेटमेंट है इसकी स्थापना वर्ष 2016 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पेरिस शिखर सम्मेलन में की गई थी। सी दूसरे में कह रहे हैं कि CTCN का मुख्य लक्ष्य निम्न कार्बन और जलवायु लचीले विकास के लिए जलवायु प्रौद्योगिकी को हस्तांतरण को बढ़ावा देना है। तीसरे में कह रहे हैं कि CTCN जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के प्रौद्योगिकी तंत्र की कार्यान्वयन शाखा है। उपयुक्त तत्वों में से कितने सही हैं? केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई नहीं। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए बच्चे ये आपसे जो पूछा गया है इसको जरा हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये जो CTCN है, ठीक है, ये खासतौर पर एक तरीके से अनुकूलन, समन और लचीले प्रौद्योगिकी को नवाचार को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये संयुक्त जलवायु जो फ्रेमवर्क है इसकी एक क्रियान्वयन शाखा के रूप में इसको अपनाया गया है। और यह कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट्स प्रोग्राम के तहत मेजबानी की जाती है और इसमें विकासशील देश के अनुरोध और निम्न कार्बन जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो इसमें आप देखोगे सही है। अगर हम बात कर लें, ये कह रहे हैं कि पहला, देखिए ये 2016 में नहीं था बच्चे, ये खास तौर पर 2014 में, ये 2014 में क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ये 2014 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। वहीं CTCN का मुख्य लक्ष्य है निम्न कार्बन और जलवायु लचीले विकास। बिल्कुल ये इस प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इसके साथ साथ आप देखोगे पर्यावरण की दृष्टि से ध्वनि प्रौद्योगिकी को त्वरित हस्तांतरण को बढ़ावा देने का भी ये प्रयास करता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें जो आपका पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इसका राइट हो जाएगा। पूछा था कितने सही हैं, आपसे क्या पूछ रहे हैं कितने सही हैं, तो आप कहोगे बी, इसमें केवल और केवल 2 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? इतना इजी क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा भाई, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी विश्व बैंक समूह, सी विश्व आर्थिक मंच और डी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। अंक डार्ड। बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन बताने का प्रयास करें बच्चे, किसके द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। ये जो आपकी विश्व विकास संगठन जो रिपोर्ट है, विश्व विकास जो रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ये वर्ल्ड बैंक जो आपका ग्रुप है इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसकी अगर स्थापना की बात कर लें तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बाद में यूरोप को इसको पुनर्निर्माण हेतु अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक मतलब कि IVRD बनाया गया था, IVRD बनाया गया था। और कई शाखाएं जो मैंने इसके पार्ट नंबर 1 में आपसे डिस्कस की। अगर हम देखें इसकी जो रिपोर्ट्स की अगर हम बात कर लें, 2022 की रिपोर्ट की बात कर लें तो उसने वित्त क्षमता खासतौर पर पुनर्प्राप्ति को रेखांकित करने का प्रयास किया गया। 23 में रिपोर्ट में प्रवासियों शरणार्थियों समाज को समर्पित की गई थी, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको एक और बात यहाँ पर बताना चाहता, आपको कुछ थोड़ा होमवर्क है बच्चे। आप जितनी भी IMF की रिपोर्टें आती हैं इनको पढ़ेंगे, इसकी रिपोर्ट ये देखेंगे, इसकी रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जितने भी ये इंडेक्स निकालता है, रिपोर्ट हो इंडेक्स हो, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अंक टाट की भी 1-2 रिपोर्ट निकलती है, इसकी तो नहीं, आप वर्ल्ड बैंक की पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की जो भी रिपोर्ट आती हैं, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे जो कई ऐसी रिपोर्टें वर्ल्ड बैंक की पूछी जाती हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके 2017 में, 2019 में,
2021 में भी क्वेश्चन आए हैं, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन रिपोर्ट्स को आवश्यक रूप से क्या करेंगे, आप अपने स्तर पर नोट डाउन करेंगे, मतलब कि इसको गूगल करके निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61। ये कह रहे हैं व्हाइट लेवल एटीएम। देखो व्हाइट लेवल एटीएम, एटीएम आपके क्या होते हैं, जैसे माइक्रो लेवल एटीएम होता है वैसे ही एक एटीएम आपको देखने को मिलेगा व्हाइट लेवल एटीएम। ठीक है, इसको बोलते हैं WLA, मतलब कि व्हाइट लेवल एटीएम। एटीएम तो आपको पता ही है, ऑटोमेटिक जो आपकी टेलर मशीन होती है उसको हम कहते हैं। अब इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, पहला, ये शुल्क सेलर सभी बैंक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक शब्द बोला गया है बच्चे कि सभी, ठीक है, क्या करते हैं ये जो व्हाइट लेवल एटीएम होते हैं, ये एक तरीके से आप देखोगे इनके स्वामित्व की बात कर ले और संचालन गैर बैंकिंग जो संस्थानों के द्वारा ही किया जाता है, मतलब कि जो NBFC हैं, नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस कंपनी होती हैं, उनके द्वारा इसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। और साथ ही साथ NPCI साथ ही साथ आप देखोगे सभी ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये एटीएम है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसके दिशा निर्देशों के तहत में काम करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में SBI का डेबिट कार्ड है, ठीक है, तो आप जाकर के HDFC से भी पैसे निकाल सकते हैं, आप जाकर के ICICI से भी निकाल सकते हैं, आप एक्सिस बैंक से भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो जिसका भी आप में, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक है उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये सब क्या है, क्योंकि एक दूसरे से इंटरकनेक्टिंग होती है और उन्हीं को वाइट लेवल एटीएम के रूप में जाना जाता है। गॉट इट? तो इसको WLA के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है आप देखोगे ये सही है, ठीक है, ये सभी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। दूसरा है कि इनका स्वामित्व और संचालन भारतीय राष्ट्रीय, देखो जो नेशनल आपकी पेमेंट्स, ठीक है, इंडियन नेशनल पेमेंट्स जो आपका कॉरपोरेशन है, ये इसके द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि आप देखोगे ये गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के द्वारा होता है। और इसका जो संचालन होता है ना बच्चे, आप देखोगे एक तरीके से गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा होते हैं, और इन संस्थाओं को स्वतंत्र एटीएम परियोजना कंपनी प्रौद्योगिकी फर्म के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, गैर बैंकिंग संस्था द्वारा। तो इसको किसके द्वारा होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट आप कहोगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये इसके तहत क्या है आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, NPCI के द्वारा इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो पहला इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल एक। गॉट इट? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन देखेंगे फिर नीचे इसके ऑप्शंस हैं। यहाँ पर देखिए एलिमेंट मेथड मैं आपको सिखाऊंगा कैसे एलिमेंट मेथड आप इसका लगा सकते हैं। बजट तो आ ही गया है सर, अब सरकारी बजट तो आप दबा के पढ़ ही रहे होंगे। मैंने भी बजट पर आपको देखो जो इकोनॉमी सर्वे है, ठीक है, इसकी समरी मैंने आपको दी है। ठीक है, इकोनॉमी समरी मैंने आपको दी है, उसको देखिएगा। यहाँ तक कि मैंने आपसे बजट समरी भी दी है, उसको भी आप देखिएगा 2025-26 की। ठीक है, तो इन सबको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। एक बार देख लीजिएगा बच्चे, क्योंकि बजट आपका किस पर है, बजट पे जो चर्चा की गई है आप देखोगे इन्वेस्टमेंट पर की गई है, एग्रीकल्चर पर की गई है। ठीक है, इन सब पर खास तौर पर ये चर्चाएं आपकी की जा रही हैं, चाहे वो MSME सेक्टर हो, इन्वेस्टमेंट हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो। ठीक है, इन सबको बढ़ावा देने का 4 पिलर उसमें बजट में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर आपसे 62 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सरकारी बजट को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन किए गए हैं। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बजट होता है, अब उस बजट को कुशल बनाना है। अब उसमें कुछ ऐसे चेंजेस भारत सरकार के माध्यम से किए गए हैं, उसी पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे पहला, केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन करना। पहली बात इन्होंने क्या की है, जो केंद्र प्रायोजित परियोजनाएं हैं उसको गठित करने का क्या प्रयास किया है। आप कहोगे जी हाँ, ऐसी कई परियोजनाएं हैं जिसमें भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं पर उनके व्यय को 2016-17 से, कब से,
2016-17 से भारत सरकार ने इसको क्या किया है, व्यय हेतु एक नई वर्गीकरण प्रणाली की शुरुआत की है। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। जैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती हैं, सेंट्रल स्पॉन्ज स्कीम होती हैं, है कि नहीं, आप पढ़ते हैं। दूसरे में कह रहे हैं कि रेल बजट और आम बजट का विलय किया गया। बिल्कुल, जो रेल बजट है और आम बजट है इसको भारत सरकार ने क्या कर दिया है 2018 से, ध्यान रखेंगे, रेल बजट को 2017-18 से क्या कर दिया गया है, 2018 से इसको एक साथ विलय कर दिया है। ठीक है, और ये एक साथ क्या करती है, अब पारित करने का प्रयास करती है। इससे क्या होता है, भारत सरकार का जो बजट, इसका जो आकार है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। गॉट इट। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में आपको रखना है। पहले जो बजट होता था आपका, आप देखोगे महीने के, फरवरी के महीने के अंतिम दिनों में होता था और शाम को बजट पेश होता था। अब बजट 1 फरवरी को होता है, 1 फरवरी को, और सुबह ही बजट पेश होता है। तो पहला दूसरा तो सही है। तीसरे में कह रहे हैं कि व्यय का योजनागत और गैर योजनागत वर्गीकरण करना। देखो इन्होंने क्या किया है, 2017 और 18 से क्या कर दिया है इन्होंने, जो आपका योजनागत और गैर योजनागत वर्गीकरण को क्या कर दिया गया है, इसको समाप्त कर दिया गया। और ये सिफारिश आई थी, इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ध्यान में रखेंगे। और ये जो सिफारिश थी ये थी रंगराजन जो समिति थी उसकी सिफारिश पर ये सब किया गया। तो पहला और दूसरा आपका सही है। यहाँ पर तीसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो जाएगा। मतलब कि अब देखिए, जहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट होगा, जहाँ पर आपका तीसरा स्टेटमेंट होगा, अब एलिमेंट मेथड मैंने आपको बताया, इसमें सही पूछा, 3 जहाँ जहाँ है वो आपका आंसर नहीं होगा। तो आंसर बी नहीं है, आंसर सी नहीं है, तो आंसर डी भी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि अब कुछ बचता ही नहीं है। तो पहला और दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये कह रहे हैं आपसे क्रिस्टल मेज 2, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे। क्रिस्टल जो मेज 2 है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह है मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत द्वारा विकसित एक उन्नत वायु प्रक्षेपित मिसाइल है। नंबर 2, यह 250 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। नंबर 3, इसे लड़ाकू विमान जैसे उच्च मूल्य वाली स्थिर और स्थानांतरणीय परिसंपत्तियों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? अब देखो यहाँ पर क्या है, आपसे सही की बात कर रहा है, केवल 1, बी केवल 2, सी सभी तीनों और डी कोई नहीं। देखिए बच्चे, यहाँ पर है जो आपके क्रिस्टल मेज, ठीक है, किसके बारे में पूछ रहे हैं, क्रिस्टल मेज के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। देखिए एक एक करके बात करते हैं। आप देखोगे बच्चे, जो क्रिस्टल मेज है ये कह रहे हैं कि ये मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की एक उन्नत वायु प्रक्षेपित मिसाइल है। आपको बता दें कि ये इजराइल द्वारा विकसित है। पहली बात तो किसके द्वारा विकसित है, ये भारत के द्वारा नहीं है, ये इजराइल के द्वारा विकसित है। ठीक है, ये किसके द्वारा है, इजराइल के द्वारा विकसित है। ठीक है, पहली बात तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ये उच्च मूल्यवान लक्ष्य को सटीक तरीके से क्या कर सकते हैं, डिजाइन किया गया और भेद भी सकती है। तो पहला इसमें गलत है। दूसरा है कि यह 250 किलोमीटर से अधिक दूरी को लक्ष्य को भेद, बिल्कुल इसको सक्षम होती है। इसे लड़ाकू विमान जैसे कि उच्च मूल्य स्तर वाली स्थानांतरण परिसंपत्तियों के अनुसार भी क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यह मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। अच्छा, एक होती है क्रूज मिसाइल, एक होती है बैलिस्टिक। बैलिस्टिक मिसाइल हमेशा ऊपर जाती है, क्रूज मिसाइल ऐसे चली जाती है। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान में आपको रखना है। गॉट इट। चलिए, तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है कितने सही हैं, तो इसमें आपके 2 सही हैं। और ये जो मिसाइल थी इसकी चर्चा आप देखोगे खासतौर पर जो की गई थी, क्योंकि अभी इजराइल की जो स्थिति है वहाँ पर जो आपके फिलिस्तीन का जो मुद्दा छिड़ा हुआ है वो सारी चीज़ों में इसको यूज भी किया गया था। तो ये चर्चाओं में इसलिए बनी रही है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्टें प्रकाशित की जाती है, बताइए। अभी मैं जस्ट नाउ एक क्वेश्चन था, समथिंग क्वेश्चन नंबर आपका ये था ना, इधर है, सॉरी ये क्वेश्चन था, कहाँ क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऊपर था ना, हाँ ही क्वेश्चन था ये 60 नंबर क्वेश्चन है देखिए। और यहीं पर मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ 64 नंबर, मतलब कि चौथा नंबर क्वेश्चन आपका यही मिल गया जिस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ।
आपसे मैंने कहा कि रिपोर्टें एक बार भैया पढ़ लीजिएगा अपने स्तर पर, एक बार देख लीजिएगा। अब ऐसा तो नहीं है ना ये मेंस की क्लास है, मैं सारी चीज़ें आपको करवा रहा हूँ। ये प्रीलिम्स की क्लास है और प्रीलिम्स में भी टेस्ट की सीरीज है, आप सभी इसकी मर्यादाओं को समझते हैं, ठीक है। और आई होप कि आप इकोनॉमी के स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहले से रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता ही होती है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। पहला, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक। वर्ल्ड जो इकोनॉमी आउटलुक है, मतलब कि वैश्विक स्तर पर जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है उसको प्रकाशित करने का जो प्रयास करता है वो कौन करता है, IMF करता है। बात सही है, बिल्कुल सही है। अब जैसे ही एक है, अब आंसर निकल आएगा, तो आपका बी आंसर नहीं होगा क्योंकि एक इसका राइट है। ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, देखो जो ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट जो रिपोर्ट है बच्चे, ये IMF के द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है। इसको थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान में रखना है, क्योंकि इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इसको कौन जारी करता है, जो ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट जो रिपोर्ट हुआ है, तो इसको वर्ल्ड बैंक क्या करता है बच्चे, आपका जारी करता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपसे IMF पूछा है। वही द फिस्कल मॉनिटरी, अब देखो फिस्कल जो आपका मॉनिटर है इसको कौन प्रकाशित करता है, तो जैसे देखो दूसरा गलत हुआ, अब इसका आंसर वैसे भी निकल आएगा। आप देखो जैसे ही दो गलत कर रहे हो आप, तो आंसर देखो A नहीं होगा, आंसर D नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, C होगा। मतलब कि दूसरा गलत है तो आंसर वैसे ही आपका निकल गया। तो आपको कुछ रिपोर्ट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात कर लें IMF के बारे में, तो IMF के बारे में कुछ चीज़ों को मैं आपको बता देता हूं ताकि आप इनको थोड़ा सा बेसिकली ध्यान में रखें। देखिए IMF की बात कर लें तो IMF की उत्पत्ति और विकास कब हुआ था। IMF बना था आपका 1944 में। कब बना था, 1944 में IMF को उत्पत्ति और विकास हुई, जिसको ब्रिटेन बुड्स सम्मेलन के दौरान ये किया गया था। उसी समय वर्ल्ड बैंक को भी आप देखोगे देखने के लिए मिली, और इसमें 44 देशों ने इस पर क्या किए थे, सिग्नेचर किए थे। इसमें 44 कंट्रीज ऐसे सामने आए थे जो इसको बढ़ावा दिए गए, ठीक है। स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना था और व्यापार के आर्थिक विकास को विस्तार, प्रोत्साहन और समृद्धि को क्षति पहुंचाने वाली ऐसी नीतियों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया था। आपको बता दें कि ये आर्थिक वित्त नीतियों की निगरानी और चर्चा की प्रक्रिया द्विपक्षीय निगरानी के रूप में भी जाना जाता है। सामान्य तौर पर ऐसा कहा जाता है कि IMF प्रतिवर्ष प्रत्येक सदस्य देश की आर्थिक स्थिति का गहन मूल्यांकन भी करता है। यह वैश्विक और क्षेत्रीय प्रवृत्तियों को व्यापक रूप से विश्लेषण करता है। बहुपक्षीय निगरानी के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो इसके द्वारा कई ऐसी रिपोर्टें प्रकाशित की जाती हैं, जैसे आउटलुक 3 अर्धवार्षिक ये रिपोर्टें, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स, ठीक है, जिसमें वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कहते हैं, और द फिस्कल मॉनिटर, इसलिए इसका पहला और तीसरा सही है, ठीक है। वहीं विश्व आर्थिक मंच जो वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट है 2024 की अगर हम बात कर लें, जो ये जो रिपोर्ट रही है 2024 की, अगर हम 2024 में इसकी बात कर ली जाए तो 2024 और 25 में विश्व अर्थव्यवस्था 2023 के समान लगभग आप देखोगे इन्होंने कहा है कि ये कितना है, 3.2 है, सॉरी 3.2% की, ऐसे कह रहे हैं कि इसमें ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। बाद में 5 वर्ष का वैश्विक इसमें 3.1% की इन्होंने कहा है। 23 में फिर सारी चीज़ें ऐसी देखने के लिए मिलेंगी। मतलब कि इन्होंने जो खासतौर पर दिखाया है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो रिपोर्ट्स एक बार आवश्यक रूप से पढ़िएगा। मैंने कहा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो देखिएगा क्वेश्चन पूछते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं, मुझे जो अनुभव है, जो यूपीएससी का और यूपीएससी के क्वेश्चन का जो ट्रेंड एनालिसिस मैंने करके रखा है, वो मुझे हर जगह काम देता है। वो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि मुझे पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा अप्लाई करता है, और उसके साथ साथ मुझे क्वेश्चन आंसर को आप देखोगे पिक करने में भी मदद करता है। इन सब के अलावा कोई डिबेट सेशन होता है उसमें भी बहुत पिक करता है, पढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा वो मेरी मदद करता है। हर जगह वो ट्रेड एनालिसिस, चाहे वो मेंस के क्वेश्चन का हो चाहे प्रीलिम्स के क्वेश्चन का हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल होती हैं बच्चे। ये आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। और मैं अब आपको बीच बीच में क्या है कुछ ऐसी ट्रिकिंग वीडियोस बना के दूंगा जिससे आप अपने प्रीलिम्स को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। आप सीसैट के कैसे क्वालिफाई करें, उस पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सीसैट को लेकर के कौन से क्वेश्चन को आपको छोड़ना है, किसको पिक करना है, ये समझ में आना चाहिए। और क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करें, ट्रिकिंग मेथड क्या हो सकते हैं, कॉम्प्रहेंशन कैसे अटैम्प्ट करें, उसमें ट्रिक मेथड क्या हो सकते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करें, किन बातों का विशेष ध्यान रखें, वो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँगा, ठीक है। चलिए
यूपीएससी के क्वेश्चन में आपको लगभग 2-3 क्वेश्चन आपके सोल्व करवाता रहूँगा, ताकि आप उस पर अपनी जो शॉर्ट ट्रिक है उसको अप्लाई कर सकें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 65 ये कह रहे हैं कि एकीकृत भुगतान इंटरफेस। देखो यूपीआई बहुत अधिक मात्रा में, मैं कहूँगा अब तो इसको वैश्वीकरण पर भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे मान लीजिए ये तो श्रीलंका हुआ, मॉरिशस हुआ, फिलीपींस, मॉरिशस हुआ, इन सब के अलावा पर्शियन गल्फ के कुछ कंट्रीज़ हुए, कई देशों में इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है सरकार। नेपाल हुआ। यूपीआई लाइट ऐप में एक समय में अधिकतम 2000 रुपये ही रखे जा सकते। देखो यूपीआई जो लाइट है, अगर इस एप्लीकेशन की बात कर ली जाए, देखो यूपीआई 2 तरीके से बनाया गया, एक है यूपीआई 123 और एक है यूपीआई लाइट। ठीक है, अब यूपीआई जो लाइट है बच्चे, अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक छोटी स्थिति की बात करता है। ठीक है, ताकि आपकी छोटी मुद्रा इसके अंतर्गत क्या है रखी जा सके, इसका ये बहुत बड़ा मूलभूत उद्देश्य है। ठीक है, और इसमें 500 से लगभग 500 से आप कितने 4000 रुपये तक इसमें रख सकते हैं। अधिकतम इसमें 2000 रुपये, अब तो खासतौर पर इसमें बढ़ा दिया गया, 5-10 हज़ार रुपये भी कर दिया गया। ठीक है, 2024 के अनुसार, क्योंकि नए रूल्स इसमें आए हैं, तो अब तो इसमें 10,000 रुपये तक का आपको एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है। और जो यूपीआई है उसमें अब क्या कर दिया गया है, पहले 1 लाख रुपये ही आप भेज सकते थे। ठीक है, और मुझसे तो 99 भेज पाता था, लेकिन अब उसमें 5 लाख आपके कर दिए गए हैं। मैं तो उसमें जब पहले 1 लाख था तो 1 लाख की जगह उसमें 99 की ही ट्रांजैक्शन हो पाती थी। ठीक है, कभी कभी 90 की हो पाती थी, 90,000 की, बस उसके बाद रुक जाता था, कहते अब वेट करो 24 घंटे का। ये भी बहुत बड़ा है। चलिए, तो इसमें सरकार ने थोड़ा सा रिप दी है, इस टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा बढ़ावा दिया है, तो पहला सही है। यूपीआई लाइट भुगतान की पुष्टि करने के लिए उपयोगकर्ता को अपना यूपीआई पिन दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। उसके साथ साथ यूपीआई उपयोगकर्ताओं को डेबिट कार्ड या कार्ड का उपयोग किए बिना कैश डिपॉजिट मशीनों पर नकदी जमा रखने की अनुमति भी देता है। ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, आप देखोगे कितने सही पूछा है स्टूडेंट्स, तो आप कहोगे यहाँ पर आपके तीनों सही है, मतलब कि पहला सही है, दूसरा सही है, ये आपको, और तीसरा भी आपका सही है। विषय उठता है कि सर ये जो यूपीआई है ये किसके द्वारा इसको विकसित किया गया है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके सभी 3 सही हो जाएगा। देखो जो यूपीआई है, यूपीआई को विकसित किया है आपका नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, एनपीसीआई ने इसको क्या किया है, विकसित किया है। और आज यूपीआई वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता चला जा रहा है। इसने भारत के जो डिजिटल पेमेंट्स में बहुत ज़्यादा क्या कर दिया गया है, सुधार लाया है। ऐसा विश्व के अंदर कहीं भी आपको डिजिटल पेमेंट्स नहीं मिलता है। ये लोग चकित हैं, दुनिया चकित है कि भारत ने कैसा एक तंत्र विकसित कर लिया है डिजिटल पेमेंट्स के भुगतान को लेकर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 66। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम मतलब कि FRBM 2003 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वार्षिक बजट का हिस्सा नहीं है, मतलब कि जो बजट में पेश नहीं किया जाता है वो कौन सा उसका हिस्सा नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए वित्त स्थिरता रिपोर्ट, बी मध्य अवधिक राजकोषीय नीति विवरण, सी राजकोषीय नीति रणनीति विवरण, और डी में कह रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क विवरण। देखो वीडियो को पोस्ट करके इसका राइट आंसर दें। FRBM ये जो एक्ट लाया गया है इसमें 3 नीतिगत विवरणों की बात की जाती है बजट के साथ में, जैसे मध्यवर्ती राजकोषीय नीति विवरण और इन सब के अलावा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर हम देखें वित्त स्थिरता रिपोर्ट, ये वित्त स्थिरता जो रिपोर्ट है, फाइनेंस इंक्लूसिव जो आपकी रिपोर्ट्स आती है बच्चे, अगर आप इसकी बात कर लें तो ये रिपोर्ट खास तौर पर भारत रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो आपका ए इसमें गलत है, बाकी का बी सी सही है। तो पूछा आपका सही नहीं है तो आप कहोगे ए, क्योंकि एक रिपोर्ट है जो भारत में आरबीआई द्वारा, किसके द्वारा, आरबीआई द्वारा पब्लिक की जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि स्टेबिलिटी को दिखाता है कि भारत में जो मनी है वो कितनी है या बैंकों की स्थिति कैसी है, उस पर यह प्रकाश डालता है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए ये बहुत चर्चाओं में रहा है। वर्तमान में केंद्र सांख्यिकी कार्यालय मतलब कि CSO द्वारा वर्ष 2014-15 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग किया जाता है। अब जरा बताइए बच्चे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि ये कह रहे हैं कि 2014-15 नहीं, 2014-15 को नहीं, पहले होता क्या था, पहले ये आप देखोगे 2004-5 को मानते थे, लेकिन फिर सरकार ने क्या किया, इसमें अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करने के पश्चात 2011 और 2012 कर दिया।
अब ये उम्मीद जताई जा रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार इसको बदलेगी और इसको 16 समथिंग 17-18 करने का प्रयास है। ठीक है, तो भविष्य में अगर होगा तो 17-18 होगा। अभी वर्तमान में कितना है आपका 11-12 है जो इसका बेस ईयर्स रखा गया है। गॉट इट, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका कदापि सही नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है चालू वर्ष के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उत्पादन की मात्रा निश्चित रहती है। ये बात एकदम सही है, इसमें कोई दो राय करे नहीं है, क्योंकि अब जब आप जीडीपी की कीमतों को निकालते हैं, जब आप चालू वास्तविक जो आपकी मौद्रिक नीति की गणना करते हैं तो उत्पादन की मात्रा उसमें निश्चित रहती है, उसमें कोई परिवर्तित नहीं होता है। तो इसको भी क्या है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जब भी आप मान लीजिए जैसे जीडीपी अपस्फीति कारक के रूप में आप निकालते हैं तो वहाँ पर क्या रखते हैं, एक फॉर्मूला होता है इसका। जब आप अपस्फीति कारक निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अपस्फीति कारक। तो अपस्फीति कारक निकालने के लिए आप क्या करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला। तो आप क्या करते हैं, आप निकालते हैं जीडीपी अपॉन, ठीक है, जीडीपी। अब देखो इस तरीके से आप निकाल, ठीक है, ऐसा होगा। ध्यान में रखना स्टूडेंट, जब आप अपस्फीति कारक निकालते हैं, मुद्रास्फीति को समायोजित करते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपकी देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा। अगर हम इसकी स्थापना की बात कर लें तो इसकी स्थापना 1951-52 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब तो इसको समापन की तरफ कर दिया गया है। अब क्या है कि NSO आता है, अब तो NSSO आता है ना, तो अब तो NSO आता है। अब क्योंकि NSSO को मिलाकर के CSO को मिलाकर के तो NSO बना है, तो अब तो NSO आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, सही पूछा था ना आपसे, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दबा के बस आपको लाइक ठोकनी है जितना हो सकता है। देखिए यूपीएससी ने इस मसाला बॉन्ड पर क्वेश्चन पूछा था और बड़े अच्छे से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, मसाला बॉन्ड, ठीक है, इसके बारे में पूछा। पहला, मसाला बॉन्ड भारतीय पूंजी बाजार में जारी किए गए लिखित हैं। नंबर 2, इनका उद्देश्य भारत में निजी क्षेत्र की अवसंरचना के विकास से संबंधी पहल को सहायता प्रदान करने के लिए धन जुटाना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये सही है या फिर है केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। मसाला बॉन्ड को 2000, अगर मैं सही गैस कर पा रहा हूँ तो बताइएगा, 16 या फिर 17 में ये क्वेश्चन आया है। 17 में करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, 16 में आई थिंक 16 या 17 में, हाँ, इन 2 ईयर्स में इसमें से कोई सा है, या तो 16 या 17 जो करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। लगभग आप देखोगे 50% करंट अफेयर आया था स्टूडेंट्स उस पर, लेकिन वो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे अब आप पेपर दोगे और 2025 का प्रीलिम्स दोगे तो उसमें करंट अफेयर आ जाए तो आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। क्यों? क्योंकि आपने करंट अफेयर पढ़ा है दबा के, तो आपके लिए फायदेमंद होगा वो। लेकिन भविष्य में जब कोई भी स्टूडेंट्स उसको देखेगा ना तो उसको थोड़ा हार्ड लगेगा वो, कि देखो कितना करंट अफेयर पूछ लिया बाबा। चलिए, मसाला बॉन्ड के बारे में बताया। आई होप कि आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए ये जो बॉन्ड नाम की एक वस्तु है, ये जो बॉन्ड होता है बच्चे, अगर हम इस बॉन्ड को मैं बता दूं, ये बॉन्ड का मतलब होता है, बॉन्ड तब जारी किया जाता है कि जब हमें मनी की आवश्यकता होती है। बॉन्ड का उद्देश्य होता है कि जो मार्केट है, इस मार्केट से हमें मनी को क्या करना है, उठा लेना है। ठीक है, मान लीजिए हमें ज़रूरत पड़ रही है पैसे की, तो हम क्या कर देंगे, कोई कंपनी या सरकार क्या करती है, जीसैक और कंपनी एक बॉन्ड जारी करेगी और उससे क्या होगा, मार्केट से पैसा मिल जाएगा, लोग उसमें निवेश करेंगे और वो उस पैसे को अपने कंपनी में क्या कर सकती है, लगाएगी, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके और अपनी टर्न ओवर को भी और ज़्यादा मात्रा में ला सके। तो बॉन्ड का उद्देश्य होता है पैसा मार्केट से जुटाना। अब पहला स्टेटमेंट पर आइए, ये कह रहे हैं कि मसाला बॉन्ड भारतीय पूंजी बाजार में जारी किए गए लिखित है। देखो आपको बता दें कि भारतीय जो रुपया है एक मूल्य वर्गीय ऋण लिखित है, जो कि विदेशी पूंजी बाजार में जारी किए जाते हैं। ये भारतीय बाजार में नहीं होते। कहाँ किए जाते हैं, ये विदेशों के लिए है, फॉरेनर है। ठीक है, विदेशों में क्या होंगे, जारी किए जाते हैं। इससे हम क्या लाएंगे, डॉलर लेके आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था सेम, यही क्वेश्चन, यही स्टेटमेंट भी आपका क्या है, इन्होंने विजन IAS ने उठा लिया है वहाँ से। ठीक है, यूपीएससी से। अब दूसरे में कह रहे हैं कि इनका उद्देश्य भारत में निजी क्षेत्र की अवसंरचना के विकास से संबंधित पहल को सहायता प्रदान करने के लिए धन जुटाना है। बात एकदम सही है, क्योंकि मसाला उद्देश्य जो आपका बॉन्ड होता है, बॉन्ड का उद्देश्य ये है। और इससे विश्व बैंक समूह के संस्थागत आप देखोगे जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है उसने भी इसको जारी किया था, और इससे अवसंरचना विकास से संबंधित पहलों को भी सहायता लेने के धन जुटाया जाता है।
नवंबर 2014 में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी बाजार में इसको पेश भी किया गया था, ये भी ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त मसाला बॉन्ड लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भी है। 2015 में आरबीआई ने विदेशों से रुपया मूल्य वर्गीय ऋण लेने के लिए सुविधाजनक वहा वाणिज्यिक, मतलब कि आप देखोगे ईसीवी नीति के तहत रुपया मूल्य वर्गीय बॉन्ड भी जारी करने की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता कि इसको विदेशों में जारी किया जाता है और पैसा जुटाने के लिए इसको निजी कंपनी भी क्या कर सकती है, निजी क्षेत्र के द्वारा भी जारी किया जाता है। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पहला है सूखा प्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मतलब कि DPAP पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। नंबर 2, रोलिंग प्लान को 5वीं पंचवर्षीय योजना के अस्वीकार किए जाने के बाद क्रियान्वित किया गया था। बताओ, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कि प्लानिंग कमीशन से क्वेश्चन बन रहे हैं। ये कहाँ से क्वेश्चन है, ये देखो प्लानिंग कमीशन। कहते हैं क्वेश्चन कहाँ से, प्लानिंग कमीशन से। एक है नीति आयोग, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो दोनों को याद में रखना है। 2015 के बाद में नीति आयोग बना, पहले आपका प्लानिंग कमीशन ही हुआ करता था, योजना आयोग जिसको कहते हैं। तो उसी से क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजनाओं से। बताएं कौन सा सही है। देखिए, ये कह रहे हैं सूखा प्रणोद क्षेत्र के कार्यक्रम के लिए DPAP पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। देखो, खासतौर पर क्या था कि इसको जो लागू किया गया था, ये पहली पंचवर्षीय योजना नहीं थी बच्चे, ये थी चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और चौथी पंचवर्षीय योजना थी, आप देखोगे 1973 और 74 में, आई थिंक उस समय थी चौथी पंचवर्षीय योजना की डेट ये है। और 1969 में 74 के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए DPAP कार्यक्रम चलाया गया था, सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, इसका जो नामक जल संभर है, जो आपकी जल सांभर कार्यक्रम को केंद्रित ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रायोजित किया गया था, और विभिन्न मृदा और जल संरक्षण के पहलुओं को भूमिगत जल संसाधन के दोहन को रोकने के लिए भी इसमें लाया गया था, लोगों को जागरूक बनाने के लिए भी लाया गया था। दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा कि इसको रोलिंग प्लान पंचवर्षीय योजना के तहत में, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत अस्वीकार किए जाने का क्रियान्वित किया गया था। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 1975 से 77 की अवधि के बीच में राष्ट्रीय आपातकाल के कारण इसमें अस्थिरता आ गई थी। कांग्रेस की चुनावी हार के बाद में जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार भी कर दिया था, जिसको रोलिंग प्लान पेश किया था। ठीक है, तो इसको आपको क्या है ध्यान में रखना है। रोलिंग प्लान खासतौर पर एक क्या है कि ऐसा प्लान होता है जिसमें योजना के प्रभावशीलता वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है, और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष की नई परियोजना बनाई जाती है। इसका मतलब होता है कि हम जो नेक्स्ट योजना बनाएंगे, ठीक है, हम जो नेक्स्ट योजना बनाएंगे, जो प्लान करेंगे, जो प्लानिंग हम कर रहे हैं, उसको सुनिश्चित करना है इसके आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड स्टेटमेंट होगा बच्चे, सेकंड स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा, राइट नाउ। वहीं पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पहली पंचवर्षीय योजना नहीं थी, ये आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का तो आंसर अब आपकी ड्यूटी बनती है, बताएं। क्वेश्चन पढ़ें और आंसर दें कमेंट्स बॉक्स में। देखिए, ये कह रहे हैं अनाज के बफर स्टॉक की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। मतलब कि जो अनाज का भंडारण है उसको बढ़ावा देना है। जब आप उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आप शुरू कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि बफर स्टॉक, ठीक है, बफर जो स्टॉक होते हैं अनाजों को लेकर के, जब आपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ा होगा, जब आपने MSP पढ़ा होगा, तो उसके पहले ये कुछ टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए मिलते हैं। ठीक है, बताइए ऑप्शन नंबर ए पहली पंचवर्षीय योजना, बी तीसरी पंचवर्षीय योजना, सी चौथी पंचवर्षीय योजना, डी 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आप अगर इसका क्वेश्चन का आंसर अगर कोई तुक्का भी मानना चाहेगा तो हरित क्रांति से उसको इंक्लूड करके देखेगा, क्योंकि बफर स्टॉक का मतलब है कि अनाज का बफर स्टॉक करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना है, कमेंट्स करना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या करेंगे बच्चे, आप क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर कमेंट्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कलवरी श्रेणी, मतलब कि कलवरी श्रेणी पनडुब्बी के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जो कलवरी पनडुब्बी है उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब देखिए उस पनडुब्बी के बारे में जो विस्तार से चर्चा की जा रही है, ये कह रहे हैं कि कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां परमाणु ऊर्जा से चलने वाला प्रणोदन प्राणी से युक्त होती है। नंबर 2, कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण भारत और रूस के बीच सहयोग के एक भाग के रूप में किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं तो। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप कि आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए हाल ही में हुआ क्या है कि जो पाकिस्तान है उसने अपनी एक हैगर श्रेणी की पनडुब्बी लॉन्च की है। किसने? पाकिस्तान ने। इसका एक अपना इतिहास है। पाकिस्तान ने एक पनडुब्बी लॉन्च की है अपनी, ठीक है, जो अरब सागर है वहाँ पर, और वो है आपकी हैगोर इसको बोलते हैं, हैगोर पनडुब्बी है। अब उसने लॉन्च की है। अब प्रत्यक्ष रूप से भारत की जो कलवरी श्रेणी है उसकी पनडुब्बियों का समक्ष इसको माना जा रहा है, क्योंकि चीन द्वारा पाकिस्तान के लिए निर्मित की गई है ये पहली हैगर श्रेणी की पनडुब्बी है, और 26 अप्रैल को इसमें वुहान शिपयार्ड्स पर लॉन्च कर दिया गया। अब ऐसी श्रेणी की 8 पनडुब्बियों को प्रथम रूप से पाकिस्तान नौसेना द्वारा 2028 तक अपने बेड़े में शामिल किया जाएगा चाइना के द्वारा। ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है इसका, हैगोर का। अब ये हैगोर डेवलप कर रहा है चाइना। अब देखो इससे क्या होगा, भारत के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न बन जाएगा। दैट्स इट। क्योंकि अब लगातार पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, पाकिस्तान को अपने अंडर में ले रहा है, तो ये कई चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये कह रहे हैं कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली प्रोडक्ट युक्त होती है। नहीं महोदय, आपको बता दें कि ये डीजल इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली है, ये आपकी परमाणु से चलने वाली नहीं है। पहली बात तो आक्रामक पनडुब्बियां हैं, लेकिन इसमें पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का उपयोग किया गया है, जो कि स्कॉर्पियन श्रेणी की मूलभूत विशेषताएं कलवरी श्रेणी पनडुब्बियों को स्कॉर्पियन श्रेणी के आधार पर ही बनाया गया। तो पहला गलत है। अगर हम देखें दूसरा, कह रहे हैं कि कलवरी श्रेणी पनडुब्बियों का निर्माण भारत और रूस के बीच से, नहीं, रूस का इसमें कोई सहयोग नहीं है, जबकि आप देखोगे इसमें फ्रांस का सहयोग है। ठीक है, फ्रांस प्लस इंडिया ने मिलकर इसको बनाया है। जैसे आप देखोगे होंगोर बना रहा है कौन? चाइना पाकिस्तान के लिए। तो वैसे ही ये जो पनडुब्बी बनाई थी कलवरी, ये फ्रांस और भारत के सहयोग से बनाई गई है, ना कि इसके। तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है, पहला और दूसरा आप देखोगे गलत हो जाएगा। पूछा कौन सा सही था, तो आप कहोगे डी, इसमें कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 72। बताइएगा राइट आंसर। देखते हैं कितने बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा है। मैं अब आपके सभी के कमेंट्स अधिकतर मात्रा में देखना स्टार्ट कर दिया हूँ थोड़ा सा, ताकि मैं देख तो सकूँ बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। टेक्निकल टीम से मैं स्वयं शाम को बात करता हूँ, तो सारी चीज़ें मुझे ओवरऑल उसकी अपडेट भी मिल जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं बासु की इडिकस, ये बासु की जो इडिकस शब्द है उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं बच्चे। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है भारत में पाए जाने वाले विषैले सांप के एक प्रजाति के जीवाश्म के, बी पश्चिमी घाट में खोजी गई उभयचर की एक नई प्रजाति, सी केवल हिमालय में पाए जाने वाले एक औषधीय पौधा, और डी उत्तर पूर्व भारत में पाई जाने वाली एक प्रारंभिक मानव प्रजाति। बताएं, इसका बहुत ही बढ़िया आंसर है और बहुत ही करारा आंसर है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए बासु की जो आपके इंडिकस है, अब कुछ बच्चे इसको हिस्ट्री से कनेक्ट कर रहे होंगे, ये गारंटी के साथ कर रहा हूँ। अगर नहीं पता होगा ना तो बच्चे इंडिकस वहीं से उसको कनेक्ट कर रहे होंगे, एंसेंट हिस्ट्री रामचरण शर्मा, ठीक है, वहीं से कनेक्ट कर रहे होगे आप। देखो भारत में पाए जाने वाले क्या है, एक विषैले सांप की एक आप देखोगे प्रजाति के जीवाश्म के रूप में, जो वासु की इंडिकस के रूप में इसको देखा गया है। आपको बता दें कि भारतीय आईआईटी प्रौद्योगिकी, जो आईआईटी के द्वारा, रुड़की के द्वारा शोधकर्ताओं ने अब तक की सबसे बड़े सांप के एक जीवाश्म की खोज करी है। सांपों की यह प्रजाति संभवतः 47 मिलियन वर्ष पहले मध्य एओसीन युग के दौरान जीवित हुई थी। मतलब कि ये 47 मिलियन वर्ष पहले थी। जरा सोचिएगा, इस पर जब कार्विंग डेटा किया गया तो उसके अनुसार इसको निकाला गया। यह जीवाश्म खासतौर पर गुजरात के कच्छ में मिला है। कहाँ पर मिला है ये, कहाँ पर मिला है आपको बता दें तो कच्छ एक रीजन है, और कच्छ है आपका स्वच्छ, जिसको गुजरात में कहते हैं। मौका मिला तो कभी वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे गुजरात की, कच्छ की, ठीक है। और इसमें सरीसृप की लगभग 10 मीटर से लगभग आप देखोगे 15 मीटर लंबा एक आधुनिक समय की स्कूल वर्ष के जितना बड़ा हो सकता है, इतना लंबा है ये सांप। जरा सोचिएगा, इसके जीवाश्म जो है विशाल का है, लगभग 65 बिलियन वर्ष डायनासोर के विलुप्त होने से पहले लगभग
23 मिलियन वर्ष पहले मेगालोड के उद्भव का सबसे भयानक परभक्षियों में से एक रहा था, ये ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। हिंदू देवता शिव में संबद्ध सांपों के राजा के नाम से इसका इस्तेमाल वासुकी रखा गया है। वासुकी क्यों? क्योंकि शिव को ये समर्पित करते हैं, वास करते हैं शिव के गले में। लगभग इतने ही आकार के आप देखोगे टाइटोनोवा नामक एक अन्य विशाल प्रौद्योगिकी हाशिक सांप का प्रतिद्वंदी था, जिसके जीवांश उत्तरी कोलंबिया में भी एक कोयला खदान में खोजे गए थे। उत्तरी कोलंबिया में इसकी खोज लगभग आप देखोगे 2009 में की गई थी। इसी की प्रजाति का एक और स्नेक था जिसको टाइटोनोवा, जिसकी लंबाई 42 फीट थी, मतलब कि लगभग 13 मीटर, और वजन 1.1 ट्रिलियन टन होने का अनुमान भी बताया गया। बताइएगा कितना वजन होता है। और 58 से 60 मिलियन वर्ष पहले जीवित भी था, ऐसा बताया गया है। और जल का एक अजगर सबसे लंबा सांप है, जो आज वर्तमान में 20 से 30 फीट, लगभग भी 6 से 9 मीटर तक लंबा हो सकता है। अब इस अजगर से तो कई गुना हो गए। आप बता रहे हो कि 10 से 15, मतलब कि अगर मान लीजिए 6 दूनी 12, मतलब कि डबल। और बहुत कितना वजन है बताइएगा, 1.1 ट्रिलियन इसके अंदर मीट्रिक टन वजन है। कितना वेटेज है उसके अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वासुकी जो आप देखोगे इंडिकस मतलब कि भारतीय इतिहास को, इंडिया को कवर करता है, और गुजरात के कच्छ में ये देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं, पहला स्टेटमेंट है कि स्फीतिकारी अंतराल एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां समग्र मांग किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता से कम होती है। मतलब कि देखो, अंतराल कब होगा, स्फीतिकारी अंतराल कब होगा, मतलब कि आपका क्या होगा, मांग किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता से कम है। या तो मांग अधिक हो जाए तब अंतराल देखा जाएगा, या फिर मांग बहुत कम हो जाए तब देखा जाएगा। ज़्यादातर देखा तब जाता है जब आपकी डिमांड अधिक हो जाए और सप्लाई कम हो जाए। और यहाँ पर कह रहे हैं कि उत्पादक क्षमता में कमी, समग्र मांग किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में कमी नहीं करती है बच्चे, ये वृद्धि कर देती है। और वृद्धि करके ही तो क्या हो जाता है, गैप आपको देखने के लिए मिलता है, फिर उसकी भरपाई और सप्लाई नहीं की जाती है। इन्फ्लेशनरी गैप इसको कहते हैं, ठीक है। क्योंकि समग्र मांग एक अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता जैसे पूर्ण रोजगार इस तरह समग्र को अधिक होती है। स्फीतिकारी अंतराल वर्तमान में वास्तविक घरेलू मूल्य, उत्पादन, जीडीपी और पूर्ण रोजगार के द्वारा संचालित होती है। तो इसलिए पहला वाला जो है वो गलत है, ठीक है। दूसरा है कि कर में वृद्धि और अंतरण भुगतान में कमी स्फीति अंतराल को कम कर सकती है। जरा समझना, कर में वृद्धि, जब टैक्स बढ़ेगा तो अंतरण भुगतान में कमी, बिल्कुल उससे होगा ही होगा। तो स्फीतिकारी जो अंतराल है उसको कम कर सकती है, एक संभावना व्यक्त होती है, ये बात एकदम सही है। टैक्स बढ़ाने से क्या होता है, आपकी जो सेविंग है वो कम होगी। जब सेविंग कम होगी तो आप डिमांड क्या करेंगे, जनरेट कम करेंगे, तो जो गैप होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मांग से अत्यधिक डिमांड होने के चलते ही आप देखोगे बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है बच्चे, गैप बढ़ता है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, और पहला स्टेटमेंट आपका नॉट करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 74। नेक्स्ट, निम्नलिखित विदेशी निवेशों पर विचार कीजिए। अब देखो, विदेशी निवेशों की बात की जा रही है भारत में। मैंने अभी आपको बताया था कि बीमा क्षेत्र में, क्योंकि जब एफडीआई की बात की गई बजट 2025 में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, तो अब उसको 100% कर दिया गया है। पहले कितना था, 70% आता था एफडीआई, ठीक है, ध्यान में रखना। और मैंने आपको एफडीआई और एफपीआई पर भी क्वेश्चन क्या है, करवा दिया है, ठीक है। एफडीआई क्यों जरूरी होता है और एफपीआई क्यों जरूरी होता है, उस पर भी मैंने आपसे क्वेश्चन करवा दिया। पहला स्टेटमेंट पढ़ें, एक विदेशी विनिर्माणकर्ता द्वारा एक भारतीय कंपनी में हिस्सेदारी अर्जित करना जो उसे उसकी ज़रूरतों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। नंबर 2, एक विदेशी कंपनी द्वारा एक भारतीय व्यवसाय में निवेश करना जो उसके मुख्य व्यवसाय से संबंधित नहीं है। नंबर 3, एक विदेशी कंपनी द्वारा भारत में उसी तरह का व्यवसाय स्थापित करना जैसा वह अपने देश में संचालित करती है। उपयुक्त में से किसे भारत में आने वाले हॉरिजॉन्टल क्षेत्र मतलब कि एफडीआई माना जाता है? बताइएगा। बहुत ही सॉलिड क्वेश्चनों में से एक है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चनों में से एक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी केवल 1, सी केवल 3 और डी 1 2 3। बताइएगा राइट आंसर क्या है।
बताइए बच्चे। चलिए, आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया वास्तविक रूप से एफडीआई के बारे में, ठीक है। एफडीआई के बारे में पूछा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एफडीआई नहीं है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या होता है, एक तरीके से निवेश को बढ़ावा देने के लिए लाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना। ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, ये एक तरीके से संस्थागत निवेश होता है। इसमें व्यक्तिगत कंपनी या सरकार के द्वारा किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाता है, ध्यान में रखना इस बात को। और ये हॉरिजॉन्टल करता है, क्योंकि इसके तहत कोई विदेशी कंपनी मेजबान देश की उसी तरह व्यवसाय का संचालन करती है जैसे कि वह अपने देश में संचालित होती है, सेम वैसे ही करेगी। अब ऐसा नहीं है कि कच्चे माल की आपूर्ति के रूप में करेगी, नहीं, वो प्रोडक्ट वहीं पर बनाएगी। अगर कोई कंपनी एप्पल की कंपनी है, या मान लीजिए कि एलन मस्क की कोई कंपनी है, आ गई कार बनाना शुरू कर दिया, चाइना की कोई कंपनी है कार का प्रोडक्शन कर दिया, तो वो शायद वैसे ही गाड़ी बनाएगी इसी देश के अंदर। एक विदेशी कंपनी द्वारा एक भारतीय व्यवसाय में निवेश करना जो उसके मुख्य व्यवसाय से संबंधित नहीं है, गलत, उसके मुख्य व्यवसाय से ही संबंधित होता है, वो उसको बढ़ावा देता है। एक विदेश कंपनी द्वारा भारत में उसी तरह का व्यवसाय स्थापित करना जैसा कि वह अपने देश में संचालित करती है, यही क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल, आप देखोगे एफडीआई माना जाता है। तो इसका राइट आंसर तो 3 हो जाएगा। अब जैसे ही आपको पता चला एक नहीं था, तो आप देखोगे जहां जहां एक था उसको कट कर देते, आंसर निकला था। आपका ए नहीं था, बी नहीं था, डी नहीं था, आंसर सी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को बच्चे अटेम्प्ट्स करने का प्रयास करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जितना हो सके, वीडियो को लाइक करते चलें, कमेंट्स करें कि टोटल आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है, और बताते चलें कि कौन सा सही है। देखो भाई, आप नहीं लगाओगे आपकी जिम्मेदारी है, मेरा क्या जाता है, मैं तो पढ़ाना है, ठीक है, आपको चीज़ें प्रोवाइड करवानी है, और कई स्टूडेंट्स हैं जो देते हैं। बताइएगा राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक विकास पहला, नंबर 2 आधुनिकीकरण, तीसरा आत्मनिर्भरता, और चौथा समानता। उपयुक्त में से कितने भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य थे, मतलब कि जो पंचवर्षीय योजना थे, 5 ईयर्स प्लान थे, उसमें कौन कौन से लक्ष्यों को रेखांकित करने का प्रयास किया गया, उस पर पूछ रहा है। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर देंगे। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं इसको। देखो 5 ईयर्स प्लान स्टार्ट होते हैं भारत में 1951 से, और ये 2017 तक चलते हैं। और इनमें लगे समय समय पर क्या था, इन्होंने अपने रूप बदलते चले गए। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसको शुरू किया था, और तत्कालीन सरकार ने इसको बंद किया है, क्योंकि नीति आयोग लेकर के आ गया, फिर ये खत्म हो गया। अब 5 ईयर्स प्लान नहीं आते है क्या स्टूडेंट्स। अगर आप देखोगे, इसमें आर्थिक विकास भी किया गया, आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा दिया गया, आत्मनिर्भरता और समानता की भी बात की गई। ये सभी इसके प्राथमिक लक्ष्य हुआ करते थे अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं। देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में एस्ट्राजेनेका ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के दुर्गम मामले में थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, मतलब कि TTS सहित कुछ दुष्प्रभाव थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा थ्रोम्बोसिस शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। अब ये थ्रोम्बोसिस क्या है, अब इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। किसके बारे में, थ्रोम्बोसिस के बारे में। बताएं राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, यह एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें शरीर में असामान्य स्थानों पर रक्त के थक्के जम जाते हैं। बी, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियों के घनत्व में कमी होती है और यह बुजुर्ग आबादी को प्रभावित करती है। सी, हृदय की मांसपेशियों के संकुचन से दिल का दौरा पड़ता है। और डी, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें वायरस संक्रमण के कारण नसों में सूजन आ जाती है। वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर देने का प्रयास करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसिस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए। देखिए बच्चे, ये खासतौर पर एक ऐसी दुर्लभ स्थिति है जिसमें शरीर में अमान्य स्थानों पर रक्त के थक्के क्या हो जाते हैं, ब्लड के जो थक्के होते हैं वो जमने शुरू हो जाते हैं। आपने विटामिन के पढ़ी होगी, विटामिन के पढ़ी है कि नहीं, रक्त का थक्का जमना पढ़े कि नहीं।
अब इसमें क्या है कि एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की एक कानूनी मुकदमे को जब स्वीकार करते हुए कोविशील्ड नामक उस वैक्सीन को क्या कर लिया, दुर्लभ थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम को स्वीकार किया है। अब थ्रोम्बोसिस क्या है? टीटीएस एक दुर्बल, आप देखोगे लेकिन गंभीर समस्या है। इसमें रक्त का थक्का बनना जिसमें थ्रोम्बोसिस और प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है, जिसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने का शामिल, ऐसा एक खतरा व्यक्त किया जाता है। सामान्य तौर पर इसमें क्या होगा, तेज सिर दर्द होता है, पेट दर्द होगा, पैरों में सूजन आ जाएगा, सांस लेने तकलीफ हो जाती है, तंत्रिका तंत्र की समस्याएं इससे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। प्लेटलेट्स के स्तर का आकलन के लिए रक्त का परीक्षण और रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए इमेजिंग की अध्ययन करना पड़ता है। तो ऐसी कई चीज़ें इसमें देखने के लिए आपको मिलती हैं। प्लाज्मा एक्सचेंज का भी उपयोग इसमें किया जा सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 नंबर। बताइए राइट आंसर क्या 77 का? ये कह रहे हैं आपसे आउटकम बजटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह वर्ष के दौरान संगत परिणामों के आधार पर सभी मंत्रालयों के लिए परियोजना बार परिव्यय प्रदान करती है। नंबर 2, इसके परिणाम न केवल मौद्रिक इकाइयों या भौतिक अवसंरचना के संदर्भ में बल्कि गुणात्मक लक्षणों के उपलब्धियों के संदर्भ में भी अपेक्षित परिणाम होते हैं। उपयुक्त तत्वों में से कौन सा या से सही है? या है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दें 77 का क्या है। देखिए आउटकम बजटिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, बजट आपका पेश हो गया है। देखिए ये क्या कहते हैं, इसमें खासतौर पर जो चर्चा परिचर्चा की जाती है, क्योंकि ये वर्ष के दौरान में क्या होता है, जो संगत परिणामों के आधार पर सभी मंत्रालयों के लिए परियोजना बार परिव्यय प्रदान करता है। मतलब कि जब बजट प्रस्तुत हो गया, बजटिंग आउटलुक होता है ना, तो इसमें क्या है, मापनीय और भौतिक लक्षणों के सूचीबद्ध सभी केंद्र मंत्रालयों, विभागों और संगठनों को बार परिव्यय प्रदान करता है, और यह सभी सरकारी कार्यक्रमों के विकास के परिणाम के लिए होता है। इसको ध्यान में रखना है। दूसरा है कि इसके परिणाम न केवल मौद्रिक इकाइयों या भौतिक अवसंरचना के संदर्भ में बल्कि गुणात्मक लक्षणों की उपलब्धियों को भी अपेक्षित रूप से परिणामित करते हैं। ये बात सही है, क्योंकि जब बजट से मुद्राएं आएंगी और जब उसको विकास अलग अलग क्षेत्रों में होगा, तो कहीं ना कहीं आप पाओगे कि ये चीज़ें तो ऐसी देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78। ये कह रहे हैं कुडियाट्टम कला, ये थोड़ा सा कल्चरल से, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछ लिए हैं। कुडियाट्टम कला यह केरल की एक संस्कृत नाट्यम परंपरा है। नंबर 2, यह चाक्यार समुदाय द्वारा किया जाता है। 3, इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा 78 का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, बहुत बढ़िया। देखिए ये जो कुडियाट्टम कला है, इसको कुडियाट्टम भी कहते हैं। उस्ताद जी वेणु ने परंपरा तोड़ते हुए इसके कला कालिदास के अभिनव शुकुंतलम नामक जो नाटक था उसमें प्रदर्शन करते हुए सराहना मिली थी। ठीक है, और उसकी पहचान प्रेरित होकर के इन्हें विक्रम बेमोर्शियम के 3 अंग के मंच के रूप में रखा गया था। ठीक है, तो एक तरीके से कुडियाट्टम क्या है, इसको कुडियाट्टम के नाम से जाना जाता है, और ये रंगमंच केवल केरल का ही होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। कलाकार इसमें चाक्यार समुदाय से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो यूनेस्को की अमूर्त विरासत में इसको सूचीबद्ध किया गया है, और ये 2003 में हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। पूछा कितने सही हैं, आप कहोगे महोदय इसमें सभी तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79। ये कह रहे हैं कि भारत में विमानन क्षेत्रक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है। पहला, नगर विमानन क्षेत्रक सकल घरेलू उत्पाद में 3% से भी कम योगदान करता है। मतलब कि जो विमानन क्षेत्र है उसका अगर हम देखें तो लगभग वो कितना है, 3% से भी कम योगदान करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये गलत है, 3% नहीं करता है बच्चे। मैंने कहा है जब भी यूपीएससी कोई डाटा दे या कोई टेस्ट सीरीज में डाटा है तो थोड़ा सा सतर्कता बरतिएगा और उसको सही से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 95% आप देखोगे गलत होते हैं। मैं आपके सामने प्रूफ भी कर देता हूँ बार बार। जैसे यही क्वेश्चन है तो ये गलत है, क्योंकि ये 3% नहीं है बच्चे, ये 5% है। लगभग 5% के आसपास क्या करता है, ये योगदान देता है विमानन जो क्षेत्र है। ठीक है, लगभग 4 मिलियन लोगों को नौकरियां प्रदान भी करता है।
नगर विमान महानिदेशक मतलब कि जो आपके डीजीसीए नागरिक विमानन के क्षेत्र के लिए एक नियामकीय संस्था के रूप में काम करते हैं। बिल्कुल, यह क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान केवल 200 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करने वाली उड़ानों पर लागू होती है। ये बात सही है। ये बात आप देखोगे, अगर तीसरे स्टेटमेंट की बात कर लें, ये आपका गलत है, क्योंकि ये 200 से 800 की बात करता है। मैंने कहा ना, जब डाटा दे दे तो ये 200 से 800 की बात करता है, और बजट 2025-26 में भी इसकी चर्चा की गई है। ये भी ध्यान में आपको रखना है। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है बच्चे, ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। केवल इसमें 2 स्टेटमेंट्स ही है। पूछा आपसे कितने सही हैं, तो आप कहोगे केवल 1, मतलब कि इन तीनों में केवल एक सही है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन, ये पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया। भारत में निर्वाचनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको लेकर के मैंने पीटी 365 में आपको कवर करवा दिया है। वीडियोस नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बहुत ही सॉलिड तरीके से 360 डिग्री आपको करंट के साथ में जो बेसिक है उसको भी कवर करने का प्रयास किया। पूरा ईवीएम के बारे में क्या है, ठीक है, सारा इसका 360 डिग्री बताया वहाँ पे, ठीक है। चलिए, ईवीएम का आप देखोगे विनष्ट होना, दूसरा बूथों का बलात् ग्रहण मतलब कि बूथ कैप्चरिंग, तीसरे में कह रहे हैं प्राकृतिक आपदाएं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्र पर मतदान को अमान्य घोषित करने के लिए उपयुक्त में से कितने कारण वैध है, मतलब कि क्यों ऐसा होता है। जैसे देखो, अगर हम देखें कि भाई ऐसा क्यों करती है सरकार, खासतौर पर मतलब कि सरकार तो नहीं करती है, उस समय सरकार वरकार नहीं होती है उस समय। ये जो आर्टिकल आपका है संविधान में निर्वाचन आयोग से रिलेटेड, तो इसमें इसकी प्रोविज़न रखे गए, इसी को कुछ शक्ति होती है। तो आप देखोगे ईवीएम का जब मान लीजिए विनिष्ट हो जाती है तो इलेक्शन रोक दिया जाएगा, फिर दूसरा उसमें लाया जाएगा। अगर बूथ कैप्चरिंग हो जाएगी, क्योंकि इसमें पारदर्शिता निष्पक्ष आपका होना चाहिए। प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो ये इसके कारण क्या हो जाता है, उनको अवैध माना जाता है। तो तीनों इसमें बातें सही हो जाएंगी, क्योंकि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 में यह पात्रता है कि मतदाता पंजीकरण उम्मीदवार को नामांकन सहित निर्वाचन की रूपरेखा तैयार करता है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 का है, ठीक है। तो इसमें कई चीज़ें रखी गई हैं निर्दिष्ट होने के लिए, जैसे रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट की जो धारा है 58, उसमें इलेक्शन कमीशन को मतदाता केंद्र के पुनर्मतदान की घोषणा करने का अधिकार देता है। जैसे ईवीएम के अवैध रूप से उसको लूट लिया गया, मान लीजिए विनिष्ट हो गए, क्षतिग्रस्त हो जाना, छेड़छाड़ कर देना, या गलत तरीके से जानबूझकर उसमें निर्दिष्ट कर देना, मत दर्ज कराने के दौरान यांत्रिक विफलता हो जाए, बूथ कैप्चरिंग हो जाए, ऐसी कई चीज़ें आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। जैसे चयनात्मक मतदान हो सकता है, मतदान को डराना धमकाना हो सकता है, मतगणना स्थल पर कब्जा करना होता है। तो कई चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। हेलो, अभी तो कर रहा हूँ यार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81 मतलब कि 81। ये कह रहे हैं, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य में प्रस्तुति 4 बाघों के निर्माण पर रोक लगा दी। इस संदर्भ में भारत में निम्नलिखित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कालेसर अभ्यारण्य कौन नहीं जानता इसको बच्चे, कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है इसको। तो इसका राइट आंसर आप दोगे कमेंट्स करके, देखते हैं और बताइएगा। कमेंट्स केवल यही नहीं कि इसका आंसर ये है, कुछ इसके बारे में लिखा करो, ठीक है, तभी उससे पता चलता है कि आप इस चीज़ को जानते हो। देखिए, कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य खासतौर पर एक्स राज्य में है, और ये एक तरीके से यमुनानगर जिले के पूर्वी भाग में अवस्थित एक आरक्षित क्षेत्रों के रूप में लगभग 11,000 एकड़ क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ठीक है। और हिमालयन शिवालिक खासतौर पर गिरपत तलहट्टी में अवस्थित अभ्यारण्य का क्षेत्र है। यहाँ पर कई ऐसे जीव जंतु आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता है कि इसमें जो तेंदुआ है, शावर है, हिरण है, ठीक है, ये सब वार्गिंग, लकड़बग्घे, शियार, जो भारतीय शाही, पेंगोलिन, लंगूर, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। रेड जंगल जो आपको फोग्राफिंग मिलता है, प्राकृतिक मनोरमों अतिरिक्त ही कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य का ऐतिहासिक महत्व के रूप में भी जाना जाता है। कालेसर स्थित एक किला स्थित है, तो इसलिए इसके बारे में माना जाता है कि इसका निर्माण जो मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था, तो इसीलिए इसको कालेसर कहा जाता है। बताइएगा राइट आंसर क्या है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 82। लेखांकन के संदर्भ में
निम्नलिखित परिवर्तों मतलब कि चरों पर विचार करें, जैसे आय, लाभ, बैंक बैलेंस, इक्विटी या फिर शेयर होल्डिंग। उपयुक्त में से कितनों का प्रभाव आप देखोगे परिवर्तों चरों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बट बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड बताइएगा लाइव लाइव इसका राइट आंसर बच्चे, मैं पानी पी लेता हूँ। बताइएगा इसका राइट आंसर। देखो अगर हम देखें इसमें जो खास तौर पर आर्थिक चर वह कारक होते हैं जिससे निर्धारित करने में सहायता मिलती है, मतलब कि ये अर्थव्यवस्था के कैसे कार्य करती है, इनके क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे खास तौर पर आप देखोगे इसमें बैंक बैलेंस और स्टॉक चर को रखा जाता है। बैंक बैलेंस होता है, स्टॉक चर होता है इसमें, ठीक है। इसके साथ साथ जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन इसमें कभी भी ध्यान रखेंगे जो लाभ है और जो आय है इनको शामिल नहीं किया जाता है। तो इसमें बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 83 नंबर, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य था। मतलब कि जब लैंड रिफॉर्म हुए थे तो उनका मूलभूत उद्देश्य क्या था उसके बारे में पूछा है। ए, भूमिहीन कृषकों को भूमि का पुनर्वितरण। 2018 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको प्रमाणित करता चलता हूँ बच्चे कि इस परीक्षा में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है, लैंड रिफॉर्मिंग वाला। मेंस में भी क्वेश्चन आए हैं 2016 में। बी, रियल इस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विखंडित भू जोतों की चकबंदी। सी, भारी उद्योगों को बढ़ावा देना। और डी, वाणिज्यिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि भूमि का निजीकरण। मतलब कि जो लैंड रिफॉर्म था उसका उद्देश्य क्या था। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन में इसको रखूँगा, इजी ऑफ इजी क्वेश्चनों में। देखो इसका जो मूलभूत उद्देश्य था, जब फर्स्ट पंचवर्षीय योजना हम लेकर के आए थे, ठीक है, फर्स्ट जो आपका 5 ईयर प्लान था, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था उसमें हम इस चीज़ को लेकर के आए थे। हमने वहाँ पर लैंड रिफॉर्म किए थे, ठीक है। तो इसका जो खास तौर पर उद्देश्य था कि बड़ी बड़ी जो भूमि जिनके पास थी लोगों से, उनसे भूमि का टुकड़ा लेकर के उनमें चकबंदी हदबंदी के माध्यम से, सीमाबंदी के माध्यम से हमने क्या किया था, जो आपके भूमिहीन कृषक किसान थे उनको आप देखोगे भूमि को वितरित करने का प्रयास किया था, ठीक है। भूमिहीन कृषकों को भूमि देने का प्रयास किया था ताकि वो उसमें रोजगार को सुनिश्चित कर सकें और उसके साथ साथ भारतीय उत्पादन में भी वृद्धि कर सकें। तो ये इसका बड़ा मूलभूत उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका एशियाई विकास बैंक मतलब कि एडीबी, ये कब डेवलप हुई थी। ये ब्रिक्स से निकली है। अब तो ब्रिक्स प्लस हो गया है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अब तो ये प्लस हो गया है। अब तो प्लस हो गया, अब तो इसमें और देश आ गए हैं, लगभग 10-11 देश हो गए, ठीक है। तो आप चाहें तो इसके बारे में लिख सकते हैं। देखिए अब ये कब स्टार्ट की गई थी इसको ज़रा समझना है। ये कह रहे हैं आपसे एडीबी मतलब कि एशियाई डेवलपमेंट्स बैंक पहला भारत एडीबी के शीर्ष 5 सबसे बड़े शेयर धारकों में से एक है। नंबर 2, वर्तमान में इसके 100 से अधिक सदस्य हैं। कितने? 100 से अधिक सदस्य हैं। यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं और सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं को वित्त पोषण प्रदान करता है। उपयुक्त में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, बी केवल 2, सी सभी तीनों और डी कोई नहीं। बताइएगा राइट आंसर क्या है। 84 का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखो पहला जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें एकदम सही है, क्योंकि भारत इसके सबसे बड़े 5 शीर्षक शेयर धारकों में से एक है। मैंने कहा आपका रशिया है, चाइना है, भारत है, साउथ अफ्रीका। तो ये इसमें कई ऐसे देश हैं, ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात कर लें तो इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। सॉरी 1986 नहीं है, 1986 नहीं है, 1996 है, ठीक है। 1996 में इसकी स्थापना की गई बहुपक्षीय विकास को वित्त पोषण करने का। और इसके अगर हम मुख्यालय की बात कर लें तो फिलीपींस के मनीला में है। कहाँ पर? मनीला। कहाँ है मनीला? फिलीपींस में पड़ता है आपका।
ठीक है, फिलीपींस में बढ़ता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा गलत है, ये कह रहे हैं कि 100 से अधिक सदस्य। नहीं महोदय, इसमें लगभग 68 मेंबर हैं, ठीक है, और 68 में से 49 एशिया से और 19 बाहर के इसमें आप देखोगे क्षेत्र के आपको देखने के लिए मिलेंगे। भारत की हिस्सेदारी लगभग 60.3% है, 6.3% समथिंग। वहीं ये अगर हम देखें, विकास के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देता है, विकासशील देशों के वित्तीय सहायता करता है, और सदस्य देशों के साथ साथ विकासात्मक नीतियों, परियोजनाओं, मतलब कि कई क्षेत्रों में। और ये कह रहे हैं केवल पेवल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। आपसे सही पूछा था, ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये एक तरीके से मैं कहूँगा कि जो वर्ल्ड बैंक है उस पर अपनी निर्भरता, या फिर IMF पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए, ठीक है, साउथ एशिया जो बढ़ावा देने के प्रयास किया गया था, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, आत्ममूल्यांकन कर सके, अपनी स्थिति को स्वयं आगे ला सके। क्वेश्चन पूछा गया 85, और ये कह रहे हैं भारत में पोत परिवहन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोर्ट की भी बात इस बार के बजट में की गई है, ठीक है। तो लगभग 12 से 13 पोर्ट हैं जो मोस्ट हैं। एक बार बच्चे उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने बड़े अच्छे से आपको गाइड किया है, जो इकोनॉमी समरी है उसको देखिएगा एक बार वीडियो को, तो वहाँ से आपको कई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि भारत में पोत परिवहन के क्षेत्र के निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, भारत के व्यापार मात्रा के हिसाब से लगभग 95% और मूल्य के हिसाब से लगभग 68% व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। देखो, एक शब्द है यहाँ पर लगभग और एक शब्द है यहाँ पर लगभग, और ये वह शब्द है जो आपको सही करता है। बिल्कुल सही बात है, 95% और उसके साथ साथ 68% क्या करती है, समुद्री मार्ग से व्यापार होता है। अंतर्देशीय जल परिवहन मतलब कि IWT भारत के संगठित माल परिवहन का 2% से भी कम वहन करता है। ये बात एकदम सही है। तो पूछा है कौन सा सही है, तो आप कहोगे सर इसमें दोनों सही हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86, भारत के अवसंरचनात्मक क्षेत्र मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स जो रीजन है उसको डेवलप करने के लिए, जैसे पहला है भारतीय रेलवे की लंबाई की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। देखो, इसकी भी चर्चा भारत आप देखोगे, जैसे भारत सागरमाला परियोजना उसकी बात की गई है, 14 मेगा तटीय स्पेशल जो आपके कोस्टल इकोनॉमी जोन भी बनाए गए हैं भारत में, ठीक है। इन सब के अलावा जो ये क्वेश्चन है भारत के, अगर रेलवे की बात कर लें तो लगभग भारत के हम देखें तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, ये ध्यान में रखना। सबसे पहले स्थान पर आता है आपका यूएसए के बाद में आपका आता है रूस, रशिया, और रशिया के बाद में आता है चाइना, और इसी चाइना के बाद में आता है आपका इंडिया। तो हम चौथे स्थान पर हैं विश्व में रेलवे नेटवर्क के हिसाब से, और इस समय 12 ट्रैकों की बात की जा रही है जो इस बारे बजट में की गई है, ठीक है। तो ये बात एकदम सही है, ठीक है। लगभग 7335 स्टेशन है भारत के अंदर, और लगभग आप देखोगे 1,26,366 किलोमीटर की दूरी ये ट्रैक पटरियाँ हैं, और भारतीय रेलवे प्रतिदिन लगभग 13,523 यात्री रेलगाड़ियों और 9,146 मालगाड़ियों से चलती हैं, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। और भारतीय रेल योजना 2050 तक यातायात आवश्यकताओं को पूर्ण करने में 2030 तक अवसंरचना संबंधी विकास को पूरा करना है। ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के कुल सड़क नेटवर्क का लगभग 10% है। नहीं महोदय, ये 10% नहीं है, जबकि आप देखोगे ये कितने प्रतिशत है। अगर हम इसकी बात कर लें तो ये लगभग और लगभग 40% को क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। तो आपका कौन सा सही पूछा है, तो ए इसमें सही हो जाएगा, केवल और केवल आप देखोगे इसमें पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 87। देखिए, यह आपसे पूछा गया है कि मूल्य अनुसार मतलब कि एड वैलोर्म टैक्स मतलब कि इसको बोलते हैं मूल्य अनुसार कर, किसी वस्तु के अंकलित मूल्य पर आधारित कर होता है, जैसे कि अचल परिसंपत्तियां या व्यक्तिगत परिसंपत्ति। नंबर 2, वस्तु एवं सेवा कर एक मूल्य अनुसार कर है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है, या फिर है केवल एक, बी केवल 2, सी एक और 2 दोनों, डी ना तो एक नहीं तो। बताएं राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। देखो, आवश्यकता जो अनुसार इसको बोलते हैं एडहोक जो आपका टैक्स है,
वैलोरम जो आपका टैक्स होता है, इसको अंकलित आधारित, जैसे अचल संपत्ति या फिर व्यक्तिगत संपत्ति, सबसे आम मूल्य अनुसार एड वैलोरम कर संपत्ति कर होते हैं, खासतौर पर इसको ध्यान में रखना। तो पहला सही है, ये वस्तु एवं सेवा कर का एक मूल्य अनुसार कर ही होता है, मतलब कि जीएसटी के तहत ही एक तरीके से इसमें रखा गया है, क्योंकि भारत में वस्तु सेवा कर के मूल्य अनुसार ही कर होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, जैसे सर्कस या थिएटर है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य जिसमें लोक नृत्य और नाटक शामिल है, पर जीएसटी परिषद द्वारा स्वीकृत जीएसटी का 18% उसमें मूल्य के अनुसार होता है। कितना परसेंट होता है? 18%। वैसे टैक्स के मामले में देखें तो भारत में टैक्स के मामले में अगर हम देखें तो कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं, हर जगह लगा के मान रहे हैं। इसी तरह लग्जरी कारों पर 28% होता है जीएसटी मूल्य अनुसार। तो सब चीज़ें लीजिए आप, रोल्स रॉय कहते हैं ना, तो 28% दीजिए उसका पहले, है कि नहीं। अगर मान लीजिए 28, अगर आप 1 करोड़ की गाड़ी ले रहे हैं तो 28 लाख सरकार को दे दीजिएगा, ठीक है, उस पर जीएसटी लगा के। तो जरा समझिएगा इस चीज़ को। तो दोनों बातें यहाँ पर आपकी सही हो जाएंगी, पहला दूसरा ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ये कह रहे हैं आपसे, भारतीय वित्त असूचना मतलब कि एक, इसको बोलते हैं FUI FIU के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला, यह गृह मंत्रालय के प्रत्यक्ष क्षेत्र अधिकार के अधीन कार्य करता है। नंबर 2, भारत में बैंकों के लिए 2.5 लाख रुपए से अधिक लेन देन पर FIU को मासिक नगद लेन देन मतलब कि रिपोर्ट मतलब CTR प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर दे। देखिए पहला स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष गृह मंत्रालय के तहत होता है। मैं आपको बता दूं ये गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है। भारतीय वित्त जो असूचना एक है, ये आपका आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत। किसके तहत आता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। वहीं दूसरे में कह रहे हैं बैंकों के लिए लगभग 2.5 लाख से अधिक। जरा समझना, 2.5 लाख नहीं है मोदे, यहाँ पर 10 लाख की बात की गई है। कितने लाख की बात की गई है? 10 लाख की बात की गई है। तो दूसरा भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। मासिक नगद लेन देन पर ही होता है, ये बात सही है, लेकिन वहाँ पर 10 लाख हो जाएगा। पूछा सही तो आप कहोगे कोई सा भी सही नहीं है, कोनो सही नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फल पकाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? भाई इसमें तो कोई भी बता सकता है, इसको तो कोई भी बता सकता है, तो इसका राइट आंसर आपको ही देना है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया है। जैसे 2024 के प्रीलिम्स में यूपीपीसीएस ने बैंकिंग सोडे के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था, वॉशिंग सोडा के बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि नहीं? तो ऐसे ये क्वेश्चन है, बताएं, कमेंट्स करें इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए मेथनॉल, बी एथनील, सी प्रोपाइल एल्कोहल और डी सोडियम कार्बोनेट। भाई इसे मत लगा देना कोई डी को, बता रहा हूँ पहले, नहीं तो बहुत बुरा पीटूंगा उसको। कभी कोई इसे सोडियम कार्बोनेट लगा दे, फिर मैं उसको लगा दूंगा सोडियम कार्बोनेट, सल्फर डाई बना दूंगा उसको ऑक्साइड, पीटते पीटते। अरे भाई आप चाहें तो जो भी दें ना भी दें, ठीक है, आपकी इच्छा है, बट आपको आंसर तो देना बनता है। कथन पर क्वेश्चन पूछा गया, कथन 1 है और कथन 2 है। जब भी आप कथन 1 को कथन 2 से कनेक्ट करके पढ़ें हमेशा, क्योंकि कथन 2 कथन 1 का वेश होता है। वहीं जब भी इसको पढ़ें तो क्योंकि लगाएं, बिकॉज लगाएं इंग्लिश वाले, और इसको क्योंकि करके पढ़ें। कथन 1 है, सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ सभी को प्राप्त होता है और वह किसी विशेष उपभोक्ता वर्ग तक सीमित नहीं होती। बात तो सही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन केवल सरकार द्वारा किया जाता है। अब देखो जरा यहाँ पर समझना, ये थोड़ा सा मामला आपका यहाँ पर इन्होंने फांस दिया है। क्या कर दिया है? मामला इन्होंने फांस दिया है कि सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन केवल सरकार द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक वस्तुओं का जो उत्पादन है इसमें प्राइवेट सेक्टर भी पीपीपी मॉडल पर भी हो सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर भी हो सकता है। इसको प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है और प्राइवेट सेक्टर इसको प्रोडक्शन करके गवर्नमेंट्स को दे सकता है। ऐसा नहीं होता है। तो दूसरा जो कथन है ये गलत है, पहला कथन आपका सही है। आंसर वैसे ही मिल गया। पब्लिक सेक्टर वह सेक्टर होता है जो सबका, किसी के बाप का नहीं होता है, सभी उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर मेरा है भाई। मान लीजिए आपके पास में गाड़ी है, सर आपके पास में गाड़ी है, BMW है, BMW आपके पास में मान लीजिए। अब आपने भाई BMW ली है अपने पैसे से, तो आपकी है। अब आपकी है महोदय, तो आप क्या करेंगे बच्चे? आप मुझको थोड़ा नहीं बैठा लेंगे, या बैठा लेंगे? बैठा लेंगे मुझे तो, क्योंकि मैं आपका टीचर। परंतु आप सबको थोड़ा नहीं बैठा लेंगे, आप सबको थोड़ा नहीं चलवा देंगे।
लेकिन जरा इस बात को सोचिएगा, अगर यही BMW जैसे बस है, अब मान लीजिए कोई रोडवेज है, ठीक है, कोई रोडवेज है, तो उसमें तो पैसे दो टिकट लो और बैठो, ट्रेन है पैसे दो टिकट लो बैठो, तो वो क्या है, पब्लिक है। पब्लिक में मतलब कि वो सबके लिए होती है, और प्राइवेट में मतलब कि वो आपके लिए होती है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर पूछा है सही, तो पहला वाला तो सही है, दूसरा गलत है। कह रहे हैं दोनों सही नहीं, दोनों सही नहीं, तो ए आंसर नहीं होगा, बी नहीं होगा। ये कह रहे हैं पहला सही है किंतु दूसरा गलत है, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विचार करवा रहा है, पहला मांग जमा स्वीकार करना, दूसरा धन प्रेषण सेवाएं, तीसरा नेट बैंकिंग और फंड ट्रांसफर सेवाएं प्रदान करना, चौथे में कह रहे हैं असेवित एवं अल्पसेवित वर्गों को क्रेडिट कार्ड एवं ऋण उपलब्ध कराना। भारत में भुगतान बैंकों द्वारा उपयुक्त में से कितनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जो पेमेंट्स बैंक होती हैं वो कौन कौन सी सर्विसेज देने का प्रयास करती हैं, उस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जो पेमेंट्स बैंक होती हैं ये डॉक्टर नचिकेत मौर्य समिति के द्वारा इसको किया गया था, हालांकि आरबीआई के तहत इसको अंडर में रखी जाती हैं। पहली बात ये आप देखोगे, मांग जमा स्वीकार तो हर कोई बैंक करेगी भाई, उसका मूलभूत उद्देश्य होता है मांग जमा स्वीकार तो करना होता है। वहीं आप देखोगे ये धन प्रेषण सेवाएं भी देगी, नेट बैंकिंग और फंड ट्रांसफर सेवाएं भी प्रदान करेगी, लेकिन असेवियत मतलब कि अल्पसेवी वर्गों को क्रेडिट कार्ड नहीं। कोई भी ऐसी जो आपकी पेमेंट्स बैंक होती है ये क्रेडिट कार्ड नहीं देती है, डेबिट कार्ड देती है, क्रेडिट कार्ड नहीं देती है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चौथा इसमें गलत है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल इसमें तीन है, पहला दूसरा तीसरा। नेक्स्ट बताएं क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे। प्राय सुर्खियों में देखी जाने वाली रीजनरेटिव वैल्यू इकोनॉमी मैपिंग द वैल्यू इकोनॉमी रिपोर्ट्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई। मैंने कहा कि रिपोर्ट्स आपसे पूछ लेता है बच्चे, रिपोर्ट्स तैयार करके रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक के द्वारा, बी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ मतलब कि IUCN द्वारा, सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, डी प्राकृतिक संरक्षण हेतु जो विश्वव्यापी कोष WWF के द्वारा। बताएं किसके द्वारा आती है रिपोर्ट। ऐसा क्वेश्चन 2023 की परीक्षा में UPSC ने क्वेश्चन पूछा था और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। रीजेनरेटिव्स वैल्यू इकोनॉमिक्स मैपिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स रिपोर्ट, तो ये खासतौर पर आई होप कि आपने बताया होगा इसका राइट आंसर। ये खासतौर पर IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा, क्योंकि ये एक पुनर्ज्योति एक ब्लू इकोनॉमिक्स रोड मैप के रूप में तैयार करता है। इसे 3 प्रकार की ब्लू इकोनॉमी की परिभाषा दिया गया है, जैसे इसके अनुसार RE उच्चतम रूप से धारणीयता विकास को बढ़ावा देता है, एक आर्थिक मॉडल के रूप में, मतलब कि टिकाऊ समुद्र महासागरों को। देखो इसका उद्देश्य होता है जो ओशियन है, ठीक है, जो ओशियन है, ओशियन इकोनॉमी को डेवलप करना और इसकी सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखना। ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन देखिएगा, समझ लीजिएगा पहले क्वेश्चन। भारत में दूरसंचार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दूरसंचार, पहला, भारत 1 अरब से अधिक उपभोक्ता आधार के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। नंबर 2, इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है, मतलब कि 70% तक इसमें क्या आ सकता है, आपका FDI आ सकता है। तीसरे में कह रहे हैं भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 5G नेटवर्क की शुरुआत हो चुकी है। जरा थोड़ा सा बहुत ही कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप चाहेंगे तो इसका राइट आंसर दे सकते हैं और नहीं चाहोगे तो भाई फिर कैसे कह सकते हैं, बताओ बताओ फिर कैसे कर सकते हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि 1 अरब से अधिक उपभोक्ता आधार के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है। ये बात सही है, भारत बिल्कुल एकदम सही है, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है, क्योंकि लगभग 1.16 अरब भारत में कुल टेलीविज़न घनत्व की बात कर लें तो 90.45% के आसपास पहुंच गया है। ग्रामीण क्षेत्र का घनत्व 57.35 है और शहरी क्षेत्रों का घनत्व 160.71% है। ये भी ध्यान में रखना है आपको।
भारत में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता के आधार पर 2025 तक लगभग 900 मिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। जरा सोचिएगा, इतने यूजर्स हैं भारत में नेटवर्किंग के। वहीं अगर हम देखें दूरसंचार विभाग को लेकर के, इस क्षेत्र में 74% नहीं है, इसमें 100% आप क्या कर सकते हैं, एफडीआई ले आएंगे। तो दूसरा गलत है। तीसरा सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री वाणी एक प्रोग्राम है, पीएम वाणी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पीएम वाणी इसको बोला जाता है। ये जब आप जाओगे कहीं पब्लिक प्लेस पे, जैसे मान लीजिए आप एयरपोर्ट पे गए, तो वहाँ पर आपको इसके नेटवर्क मिल जाएगा, वाईफाई। और यदि आप मान लीजिए ट्रेन प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप वेट कर रहे हैं गाड़ी का, तो चला सकते हैं। मैंने इसको यूज़ किया है, बट इतना सॉलिड नहीं चलता है। लेकिन मैंने इंडियन रेलवे का यूज़ किया, तो वो बड़ा ही फास्ट चलता है, 60 मिनट के लिए चलता है। उसमें आपका नंबर मांगता है, ठीक है, और आपको उसमें नंबर अपना डालना होता है। नंबर डालने के पश्चात में आपका एक मैसेज आएगा, उसको आप कर देंगे, बस शुरू हो जाएगा। ये 60 मिनट के लिए होता है, 1 घंटे के लिए आपको वो वाईफाई देते हैं। लेकिन अच्छा चलता है, ठीक चलता है, फास्ट चलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखोगे 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 5G नेटवर्क की शुरुआत आपके यहाँ भी होगी। लेकिन एक विडंबना है, आज भी 2G 4G नहीं पहुँचा है बहुत दूर दराज के क्षेत्रों तक। 5G तो क्या पहुँचेगा, लेकिन शुरुआत तो कर दी गई ही है। कितने सही हैं, तो इसमें 2 सही हैं, पहला और तीसरा। दूसरा गलत है, क्योंकि उसमें 100% है, ना कि 74 या 75%। नेक्स्ट, लोक अदालत के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसको मैं कल ही पढ़ रहा था, लोक अदालत के बारे में, PT 365 में इसको देख रहा था, बड़ा ही अच्छा मुझे लगा पढ़ने के पश्चात। यह एक वैकल्पिक विवाद समाधान मतलब कि ADR तंत्र है। इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत सांविधिक दर्जा दिया गया। जरा समझना, क्योंकि भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण ने 1980 जो सेवन का अधिनियम है, इसे एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में रखा गया लोक अदालत को। इसमें पक्षकारों का शीघ्र न्याय प्रदान होता है, न्यायालयों में लंबित जो मामलों की संख्या से कमी आएगी, और पक्षकारों के बीच में सुलह आपसी समझौते को बढ़ावा देता है, मुकदमेबाजी को भी कम समय में और कम व्यय में सुझाव कर देता है। तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा है कि लोक अदालतों में मामलों का निर्णय करने वाले व्यक्ति या सदस्य न्यायिक समीक्षा में कार्य करते हैं। देखो, जो इसमें जितने भी सदस्य होते हैं, क्योंकि इसका त्वरित रूप से समाधान किया जाता है, क्योंकि जैसे कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, और लोक अदालत की कार्यवाही की प्रकृति न्यायिक नहीं होती है, ये कर्नाटक का भी मानना है, तो इसका आप न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। कितने सही पूछा है, तो केवल B इसका राइट आंसर होगा, केवल 2। तो इसको थोड़ा सा क्या है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे तो आप बताते चलेंगे, वन लाइनर। तो हाल ही में खोजी गई 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती, आप देखोगे पड़ता पेट, मोस्ट मार लीजिएगा इसको बच्चे, पड़ता पेट, पड़ता वेट सॉरी, किस राज्य में अवस्थित है? A पंजाब, B गुजरात, C राजस्थान और D हरियाणा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पड़ता वेट। ये क्योंकि लगातार खोजी जा रही है, आप बस ध्यान में रखिएगा। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे ही 22 में, ठीक है, मोहनजोदारो, बताइए कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, गुजरात के रीजन से। तो इसका भी राइट आंसर बताइएगा, पड़ता बेट। पड़ता बेट खासतौर पर नामक स्थल पुरातात्विक उत्खनन, ये 500 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। ये प्रारंभिक हड़प्पा कब्रिस्तान सामूहिक समाधान स्थल है, जूना घटिया के निकट अवस्थित है। और मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा काल से लेकर के ये परवर्ती हड़प्पा तक का पुरातात्विक स्थल मृत भांड के नए प्रकार के श्रमिक के रूप में देखने के लिए मिलता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर जार, छुरी, कटोरियाँ, खाना परोसने की प्लास्टिक यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान में आपको रखना है। उत्खनन में मवेशी का भेड़ व बकरी की हड्डियां और खाने योग्य शंख और अवशेष मिले हैं। इनकी प्राप्ति जानवरों को पालतू बनाने का संकेत भी बताती है। तो ये ध्यान में रखना, लेकिन बताना है कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट GST से क्वेश्चन पूछा गया है, हर जगह GST लग रही है, इस पर भी मैं पार्ट नंबर 1 में आपसे चर्चा कर चुका हूँ। GST 101वां संविधान संशोधन वर्ष 2017 1 जुलाई, किसको नहीं पता है, आपके समय की बात है ये तो। GST जब भारत में लागू किया गया, वन नेशन वन टैक्स की बात की गई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये अप्रत्यक्ष कर है, यह एकल व्यापक प्रत्यक्ष कर है। देखो ये क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कर है, ये प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, समष्टि के अंतर्गत आता है, ये व्यष्टि के अंतर्गत नहीं आएगा।
यह संपूर्ण देश में लागू गंतव्य आधारित उपभोग कर है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इससे इजी क्या ही क्वेश्चन हो सकता है? मैं कहूँगा बड़े बड़े इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है। मुझसे कहो तो मैं इसमें झंडा गाड़ दूँ टेस्ट में, ऐसा है। तो ये गंतव्य आधारित टैक्स होता है, तो इसका 2 आंसर आ जाएगा, पहला इसमें गलत हो जाएगा। जीएसटी में कुछ ऐसा खास नहीं है बताना। चलिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब जैसे इनकम टैक्स की बात कर लें तो 12 लाख पर बजट 2025-26 में इस बात को रखा गया है कि 0 टैक्स होगा, इस पर कोई टैक्स नहीं आपको देना है, ठीक है। चलिए, ये पद दे के रखे हैं, उसके अर्थ हैं यहाँ पे। अब स्फीति है, अब स्फीति है और पुनर्स्फीति है। जरा समझना, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, समझना। एक है आपका मुद्रास्फीति होता है जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं, एक होता है आपका अपस्फीति। मैं नाम लिख देता हूँ, अपस्फीति को बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। अपस्फीति इसको बोलते हैं डीफ्लेशन। एक होता है आपका पुनर्स्फीति, इसको बोलते हैं री इन्फ्लेशन, रिफ्लेशन। अब समझ में आ गया आपको। डिसइन्फ्लेशन, अपस्फीति, देखियो मूल्यों में निरंतर गिरावट, मतलब कि जब आपके मूल्य लगातार नीचे को गिरते चले जाएंगे, मूल्य की दर में कमी हो जाएगी, डिमांड में कमी हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, स्टॉक बढ़ जाएगा गुड्स का, तो आपकी क्या होगी, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी और गुड्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, निरंतर गिरावट होती है। बात एकदम सही है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे में कह रहे हैं कि डिफ्लेशन, मतलब कि मुद्रास्फीति दर में कमी नहीं। डिफ्लेशन से क्या होता है, क्योंकि मूल्य स्तर निरंतर आप देखोगे गिरावट के संदर्भ में होती है, ठीक। लेकिन यह ऐसी स्थिति है, इसमें उत्पादन, रोजगार आदि में गिरावट के साथ साथ मूल्य स्तर में कमी होती है। इससे मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है, ये ध्यान में रखना है। मुद्रास्फीति की दर में कमी नहीं होती है, मंदी स्थिति होती है। तो ये आपका गलत हो गया। आपकी जो रिफ्लेशन है, ये कहते हैं आर्थिक सुधार के दौरान मूल्य स्तर में वृद्धि। आर्थिक सुधार के दौरान नहीं होता है इससे, जब अर्थव्यवस्था में मंदी या संकुचन से उभरती हुई आर्थिक सुधार के चरण के दौरान उत्पादन, रोजगार आदि में वृद्धि के साथ मूल्य स्तर में भी वृद्धि हो जाती है, समझना, तब इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये आप देखोगे, ये आपका सही हो जाएगा। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है, दूसरा गलत है, ठीक है, और पहला सही है। तो पूछा कितने सही हैं, तो आप कहोगे इसमें कितने युग्म सुमेलित हैं, तो इसमें आपके 2 युग्म सुमेलित हो जाएंगे। गॉट इट? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति में कमी नहीं होती है, डिसइन्फ्लेशन हो जाता है, डिफ्लेशन। नेक्स्ट, फसल उत्सव हैं और राज्य हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ऐसा स्टेट पीसीएस में। जैसे जिसे बोलते हैं बोगा, बिहू पश्चिम बंगाल में, असम में, पुधांडु, पोइला, बोईखाक, विशु, बताइएगा सुमेलित है कहाँ कहाँ की। बढ़िया क्वेश्चन तो है यार, अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं। आइए, जैसे अगर हम देखें, ये जो लगाया जाता है, जैसे बिहू जो है, ये पश्चिम बंगाल में नहीं होता बच्चे, ये असम में होता है, ठीक है। ये एक तरीके से एक फसल, एक त्योहार पर होता है, जब नववर्ष के रूप में, वसंत के आगमन के रूप में 3 बिहू उत्सव मनाए जाते हैं। काटी बिहू, बाघ बिहू अक्टूबर और जनवरी से मनाए जाते हैं, और बोगा बिहू जो दिवसीय उत्सव के रूप में आता है दिन, और गोहू बिहू में की बात में भी, जिसमें मने बिहू आदि बिहू आते हैं, ठीक है। वहीं फुदांडु, फुदांडु जो है ये आपका तमिलनाडु, ध्यान में रखना, ये फुदांडु तमिलनाडु का ही होता है, क्योंकि बहुत धूमधाम के साथ इसमें नववर्ष मनाया जाता है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। तो दूसरा इसमें सही है। वहीं अगर हम देखें तीसरा, पोइला बोईखास शाख, ये पश्चिम बंगाल का है, बंगला नववर्ष में आता है, ये छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला गलत है, तीसरा गलत है। बिशु की बात कर लें, बिशु केरल का है, ठीक है,
आंध्र प्रदेश का नहीं है, ये केरल का है और ये भी नववर्ष के रूप में आता है। ठीक है, लोगों के लिए एक दिन की शुरुआत होती है सूर्योदय विषु कानी देखकर होती है और विषु कानी चावल, फूल, सिक्के, फल, किताबें, धोती और अन्य चीज़ों से बनी एक सजावट है जिससे परिवार का सबसे बड़ा सदस्य एक दिन पहले तैयार करता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। तो यहाँ पर कितने सही है? केवल इसमें एक सही है, नंबर 2 पुथाडु, ये तमिलनाडु का है। तो कितने युग्म सुमेलित हैं? आप कहोगे केवल एक युग्म सुमेलित है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? 99 नंबर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। कह रहे हैं कि सीपीआई के अंतर्गत उन वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर के समय के साथ होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है जिन्हें परिवार घरेलू उपभोग के लिए प्राप्त करते हैं। नंबर 2, एक रूपता बनाए रखने के लिए सीपीआई में मौजूद सभी 4 प्रकारों को एक ही आधार वर्ष पर रखा गया है। मतलब कि इसके जो जितने भी टाइप हैं उनको सबको एक ही प्रकाश वर्ष के रूप में रखा गया। ये गलत है, क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर लेबर की बात करते हैं, जब हम एग्रीकल्चर लेबर के सीपीआई की बात करते हैं, जब हम इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करते हैं, सीपीआई इंडस्ट्रियल जो लेबर है उसकी बात करते हैं, तो इनके लिए जो वर्ष रखा गया है वो 1983 रखा गया है, वहीं किसी में 1986 रखा गया है। ठीक है, तो इसलिए सब में बराबर नहीं है। पहला इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आप देखोगे कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बाद आपका टेस्ट नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। श्रम बल में 15 से 59 वर्ष की कार्यशील आयु समूह के सभी लोग शामिल हैं। श्रम बल की हमारे यहाँ पर इतना श्रम बल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 15 से 59 वर्ष की आयु के रूप में काम करने वाले लोगों की संख्या और बेरोजगार दोनों शामिल होते हैं, इसके अंतर्गत ध्यान में रखेंगे। दूसरा है श्रमिक जनसंख्या अनुपात को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। नंबर 3, बेरोजगारी दर को श्रम बल में शामिल व्यक्तियों में से बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। बहुत ही सॉलिड और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपसे कह रहे हैं कि उपयुक्त कितने सही हैं, मतलब कि इसमें से कितने आपके क्वेश्चन सही हैं, ये आपको बताना है, कितने स्टेटमेंट सही है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से अब विजिबल हो रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से कवर करना है, मैंने आपके लिए कर दिया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, आज की क्लासेस में हम रहने देते हैं इतना ही। ठीक है, कितना ही, इतना ही हम रहने देंगे। ये जो आपका टेस्ट है, टेस्ट नंबर आपका बच्चे जो आपका 7 है विजन आईएएस का, ये कंप्लीट हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। मन लगा के पढ़ते रहिएगा और मिलता हूँ आपसे अगले किसी पार्ट में, अगले किसी टॉपिक सीसैट में, टेस्ट नंबर सीसैट में। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाय।